हेलो बच्चों, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2024 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। जो हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखें फॉर द डिटेल स्ट्रैटेजी एंड यूजली बच्चे क्या क्या गलती करते हैं या वो क्या क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो उनका ये ड्रॉप ईयर है वो बहुत फ्रूटफुल हो और वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट रैंक ला पाए। सो दिस इज़ ए बैच अनाउंसमेंट वीडियो बाय टीम कंपटीशन। मतलब इसके अंदर हम टीम कंपटीशन का बैच भी अनाउंस करेंगे ऐसे बच्चों के लिए। और अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज आई विल टेल यू कि आप अपने दिन को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं इफेक्टिवली, ताकि जो आपका आइडियल टाइम है ये, ठीक है, जिसमें आप कुछ पढ़ नहीं रहे होते, उसको कट डाउन कर पाएँ और प्रोडक्टिव टाइम को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो दिस इज़ ए बैच अनाउंसमेंट वीडियो एज वेल एज स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर जेई 2024 एस्पिरेंट्स। तो ये बच्चे वो हैं प्राइमरली जिन्होंने अभी जेई 2020 जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में दिया होगा और नेक्स्ट ईयर वो ड्रॉप करके 2024 में अपने बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है प्राइमरली। दैट दिस इज़ फॉर ड्रॉपर्स बैच, टारगेट इज जेई 2024। और इस बैच में जैसा मैंने बोला कि डिटेल रोड मैप ऑल्सो वी विल डिस्कस। अच्छा, वैसे तो ये ड्रॉपर्स के लिए है, बट किसी भी रीज़न से अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है और किसी भी रीज़न से उसका मान लिया 11th अभी अच्छा नहीं हुआ है, तो ही कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दिस बैच। अगर उसको 11th और 12th पूरा जेई का तैयारी करके 2024 में ही विल बी गिविंग बोर्ड एग्जामिनेशन, उसी के साथ अगर वो अपना जेई में भी एक सॉलिड पंच देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बैच यूज़फुल हो सकता है। या फिर ये वीडियो तो एनीवेज यूज़फुल होने ही वाला है, या चाहे आप किसी भी ईयर में पढ़ रहे हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एक बैच लॉन्च किया था प्रवीण 2। उसके अंदर हमने पूरा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, कैसे हम अपने दिन को डिसिप्लिन वे में तैयार कर सकते हैं, कैसे हम डिसिप्लिन रह सकते हैं और हार्ड वर्क कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हैं वो सेम ही हैं, चाहे वो अभी प्रवीण 2 वाले बच्चे हों या प्रवीण 6 वाले बच्चे हो या प्रवीण 8 वाले बच्चे हो या प्रवीण 10 वाले बच्चे हों। तो व्हाट आई विल डू कि जो उस बैच से डिफरेंट चीज़ें थी, जैसे बैच लॉन्चिंग डेट क्या है, उसके बारे में आई विल डिस्कस। वरना बाकी की जो सारी चीज़ें जो उस बैच के बच्चों के लिए वैलिड है वो इस बैच के बच्चों के लिए भी वैलिड है। तो इस वीडियो का हम फ्लो डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिशन्स ड्रॉपर्स बैच फॉर जेई 2024। आई विल गिव यू द पर्टिकुलर्स ऑफ न्यू बैच बाई टीम कॉम्पिटिशन, जिसको ज्वाइन करके आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ला सकते हैं जेई 2024 में। उसके बाद वी विल डिस्कस, कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है अभी भी चल रहा हो कि ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, और ऑनलाइन के अंदर भी रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर करना चाहिए या लाइव लेक्चर करना चाहिए। उसके बारे में डिटेल्ड में वी विल डिस्कस, विच विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग के आपके लिए क्या चीज़ बेटर है। थर्ड चीज़ इज इफेक्टिव टाइम टेबल। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ड्रॉपर्स। बहुत सारे बच्चे एंथुजियास्टिक भी होते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, बट वो एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाने की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो अपना 100% नहीं दे पाते। तो आई विल डिस्कस इन डिटेल कि आप वो टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, वो मेरेकुलस टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं कि जो भी आपका पोटेंशियल है वो 100% यूटिलाइज करके आप बेस्ट रैंक ला पाए। तो हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली एंड स्टेइंग ऑन द ट्रैक, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बैकलॉग की एक दिक्कत होती है, ये हमने पिछले 4-5 साल में देखा है। तो उस एक्सपीरियंस को ऑल्सो आई विल शेयर कि आप ट्रैक पे कैसे रह सकते हैं और ताकि बैकलॉग आपका क्रिएट ना हो। देन फोर्थ पॉइंट आई विल डिस्कस डिटेल्ड फीचर ऑफ प्रवीण 2 बैचेस। अच्छा, ये जो बैच के फीचर है वो जो हम बैच अभी लॉन्च करने वाले हैं एंड प्रवीण 2 के लिए एग्जैक्टली सेम ही है। तो ये वाला पार्ट उसी वीडियो का वी विल यूज़। एंड फिफ्थ पार्ट इज़ फैटल मिस्टेक्स ऑफ एस्पिरेंट। मतलब देन आई विल डिस्कस कि बच्चा हो सकता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहा हो, उसको लग रहा हो कि मैं अपनी तरफ से तो अच्छा ही करो, बट हो सकता है लास्ट में जाके उसको बहुत दिक्कत हो। तो उस तरह की यूजुअल मिस्टेक्स क्या क्या होती है, या ये मिस्टेक जो तो जिसको हर बच्चे को अवॉइड करना चाहिए, वरना उसकी प्रिपरेशन हैफेजर्ड हो सकती है, उसकी प्रिपरेशन ट्रैक से उतर सकती है। तो उन मिस्टेक्स के बारे में वी विल डिस्कस। 6th पॉइंट वी विल डिस्कस डूज एंड डोंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रिपरेशन। मतलब अगर आप इफेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किन क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि अगर आप मानिए कॉम्पिटिशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप कॉम्पिटिशन ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी और कहीं पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये पूरा वीडियो आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगा अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। इसलिए अगेन आई विल से कि हो सकता है कि अभी आपको लगे कि 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा और छोड़ दो,
आगे जाके हो सकता है कि आप इसके चक्कर में 3-4 मंथ वेस्ट कर दो, वही गलतियां जो यूजली बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो आई विल से कि इफ़ यू आर वेरी सीरियस फॉर JEE 2024 देन वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। 7 विल बी मिसकंसेप्शन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, शायद तुम पहली बार या दूसरी बार तैयारी कर रहे होगे, बट टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने 10-10, 20-20 साल तक, जैसे मेरे को पढ़ाते हुए 20-22 साल हो गए, 22 साल मैंने देखा है कि बच्चे क्या क्या यूजुअल गलतियाँ करते हैं। कुछ कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आगे चल के आप मेंड नहीं कर पाते क्योंकि टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो उसके बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल। फिर लास्ट में 8th पॉइंट आई विल डिस्कस वाई कॉम्पिटिशन, कि अगर कोई बच्चा ये बोले कि मैं कॉम्पिटिशन ही क्यों ज्वाइन करूँ, तो उसके बारे में ब्रीफली वी विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा कंपटीशन की हेल्प से JEE 2024 में एक्सेल करना चाहता है तो वो हमारे बैच का हेल्प ले सकता है। सो दिस इज न्यू बैच अनाउंसमेंट फॉर JEE 2024। जो टीम कंपटीशन के ड्रॉपर्स बैच हैं उनको हम प्रवीण सीरीज़ बोलते हैं। तो जो नेम ऑफ द बैच है दैट इज़ प्रवीण 8, ये मतलब प्रवीण सीरीज़ का 8th बैच है। इट इज़ सूटेबल फॉर द स्टूडेंट हु आर ड्रॉपर। एंड जैसा मैंने बोला कि अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है और किसी भी रीज़न से 11th उसका साफ़ हो गया या फिर सेटिस्फैक्ट्री उसका जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन नहीं हुआ, अब वो 11th और 12th पूरा सिलेबस एक बार वापस करना चाहता है किसी भी रीज़न से, उसके लिए भी एक लास्ट चांस हो सकता है कि हम 11th और 12th का एक बार पूरा सिलेबस ढंग से कर लें, ताकि 24 में 12th के साथ ही हम अपना बेस्ट फाइट दे पाए। जो स्टार्टिंग डेट है इस बैच का वो है 18/5/23, मतलब 18 मई से ये बैच स्टार्ट होगा। फिर एंड डेट जो है, एंड डेट में क्या है कि इस बैच में वी विल गिव यू रिकॉर्ड शेड्यूल्ड क्लासेस, ठीक है। तो वो जो शेड्यूल्ड क्लासेस है वो हमारे दिसंबर के लास्ट तक चलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक थोड़ा सा डायनेमिक सिचुएशन भी है कि एग्जैक्टली जो JEE का फर्स्ट मेन होगा वो जनवरी में होगा, ये तो लगभग तय है। बट जनवरी में भी 5 जनवरी को होगा या 25 जनवरी को होगा, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो डायनामिक सिचुएशन है इसके हिसाब से वी विल गिव यू कस्टमाइज्ड प्लान, कि अगर कोई बच्चा बहुत डिटेल में करना चाहता है और वो बोलता है कि मेरा 90% सिलेबस हो जाए तो भी मेरे को चलेगा, बट मेरे को तो बहुत आराम से पढ़ना है। कोई बच्चा हो सकता है जिसने पहले हल्का फुल्का पढ़ रखा हो, वो बोलता है कि नहीं मैं तो नवंबर तक ख़त्म करना चाहता हूँ अपना सिलेबस, तो ताकि मैं बाद में खूब रिवाइज कर पाऊँ, खूब सारे क्वेश्चन दे पाऊँ। तो इस तरह का कस्टमाइजेशन इज़ पॉसिबल विद कंपटीशन ऑनलाइन, कि आप अपने हिसाब से भी अपने कोर्स को लास्ट में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब शुरू में तो सबका कोर्स एक जैसा चलेगा, बिल्कुल एक जैसा चलेगा। जब JEE का जब JEE का फॉर्म आ जाएगा तो उसके बाद अगर कोई अपने प्रिपरेशन को कस्टमाइज़ करना चाहे कि मैं 15 दिसंबर तक ख़त्म करना चाहता हूँ, कोई बोले कि नहीं मैं तो 15 जनवरी तक ख़त्म होगा, तो भी आई एम फाइन। तो वी विल गिव यू दैट काइंड ऑफ लिबर्टी एंड ऑप्शंस कि आप अपना बैच अपने हिसाब से फिनिश कर पाए। तो इसलिए जो एंड डेट है वो टेंटेटिवली हम ये बोल सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक जो शेड्यूल्ड लेक्चर्स आएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज जो हमारा एंगेजमेंट रहेगा, मतलब इसके बाद भी जब एक बार कोर्स फिनिश हो गया, थ्योरी कोर्स ख़त्म हो गया, तो फिर हम DPPs के थ्रू रिवीजन कराते हैं, मेंस का भी कराते हैं चैम्प कोर्स के थ्रू, फिर उसके बाद हम एडवांस का भी रिवीजन कराते हैं कैट्स के थ्रू। और एक बार कोर्स ख़त्म हो गया तो जैसे ये प्रिपरेशन में मान लिया हम मई से लेके दिसंबर तक बोले तो दे आर 7 मंथ्स, जून से लेके मान लिया इफेक्टिवली बोले तो दे आर 7 मंथ्स। जनवरी से लेके जो हमारा पेपर होगा जून में एडवांस वाला, वो भी एक बहुत लंबा पीरियड है। तो उसमें ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों को छोड़ देंगे जाओ पढ़ लो, ऐसा नहीं है। उससे तो बहुत सारे बच्चे ट्रैक से हट जाते हैं। तो हम बिल्कुल लास्ट तक बच्चे का ध्यान रखते हैं, उनको लगातार टेस्ट देते हैं, लगातार मटेरियल देते हैं, ताकि वो बच्चा ट्रैक पे ही रहे और अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए और टाइम के साथ वो इम्प्रूव ही हो। ऐसा ना हो कि बीच में जाके स्टक हो जाए और उसकी वहीं प्रिपरेशन रुक जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मेन 1 में वो एक अच्छा बेस बनाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट उनके बाद उसमें इंप्रूवमेंट ही नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि उनके कोचिंग वालों ने डिसकंटिन्यू कर दिया हो या किसी भी रीज़न से उन्होंने खुद पढ़ना छोड़ दिया हो, या फिर वो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं कि लेथार्जिक हो गए हों। बट ऐसा नहीं है। ये जो साल है ये हमारे पूरे कैरियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट साल है। अगले 30-40 साल का जो प्रोफेशनल कैरियर है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम ये साल कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं। इसलिए हम तो आपके साथ रहेंगे जून तक। इवन जून के बाद भी जब एडवांस का एग्ज़ाम हो जाएगा 2024 में, तब भी काउंसलिंग के लिए वी विल ऑल्सो इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो जून तक आपके लगातार टेस्ट चलेंगे और रिवीजन कोर्स चलेगा। तो जो कोर्स का एक्सेस है वो तो आपको JEE एडवांस 24 तक रहेगा।
बट जो क्लासेस वाली बात है, जो थ्योरी क्लासेस वाली बात है, उसको हम टेंटेटिवली ऐसे बोलते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक फिनिश हो जाएगा। एक्सेस तो मैंने बोल दिया कि 24 तक रहेगा। जो कोर्स फीस है दैट इज़ 29,700 और ये फ़ीस हमारी 2 साल से सेम ही है, हमने चेंज नहीं किया है बच्चों के लिए। 29,700 के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, मतलब जो भी हमारे यहाँ बच्चा एडमिशन ले रहा है उसके बाद जो भी हम उसको किसी भी तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं वो सारा इसी के अंदर अवेलेबल है। जैसे बहुत सारे बच्चे इस बार मैंने देखा है कि CBSE में कुछ बोर्ड्स में गड़बड़ हो गया, पास परसेंटेज भी कम आ गई और शायद फिजिक्स का पेपर टफ था, जिससे काफ़ी बच्चों को 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चों के लिए दिस बैच इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। अगर उनको बोर्ड की हेल्प चाहिए तो बोर्ड की हेल्प इज़ ऑल्सो अवेलेबल, मतलब बोर्ड में स्पेशलाइज लेक्चर विल ऑल्सो गिव, ताकि वो अपना बोर्ड में अगर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनका स्मूथ प्रिपरेशन चल सके, बैलेंस्ड प्रिपरेशन चल सके, दोनों का JEE एज वेल एज बोर्ड का, तो दैट फैसिलिटी इज़ ऑल्सो देयर। अच्छा, इसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, इंक्वायरी है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे इनमें से बात कर सकते हैं। 8888000021 इस नंबर पे बात कर सकते हैं। दिस इज नॉर्मल नंबर, ये कोई ऐसा नहीं है कि विदेश का नंबर है, नॉर्मल नंबर ये। ये नंबर हमने इसलिए ऐसे लिया है ताकि आपको याद जल्दी हो जाए, टेट्रा 021 ऐसे है नंबर। फिर उसके बाद 7410900900 इस सीरीज़ में 3 नंबर हैं, 901, 906, 908। इन तीनों में किसी पे भी बात कर सकते हैं आप, किसी भी तरह का है कि बैच कहाँ मिलेगा ये, ठीक है, या और भी कोई डाउट है तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इन दिस बैच देन यू कैन गो टू आवर एंड्रॉइड ऐप, एडू कॉम्पिटिशन के नाम से हमारी एंड्रॉइड ऐप है, वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा, वहाँ पे यू कैन रजिस्टर। या फिर अगर आप वेब के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर www.online.competition.com यहाँ से भी आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्टली ख़रीदने के लिए जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को फॉलो करके भी आप बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके आगे का जो वीडियो है वो एग्जैक्टली सेम है, जो भी जैसे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन वर्सेस ऑनलाइन रिकॉर्डेड वर्सेस ऑनलाइन लाइव, जो हमने प्रवीण 2 वाले बच्चों को जैसे समझाया था वो लॉजिक तो अभी भी सेम है। तो लेट्स गो टू दैट पार्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक कुछ बच्चों को डाउट होगा कि ऑफलाइन में जाएं या ऑनलाइन में जाएं, या ऑनलाइन में भी 2 तरह की चीज़ होती है, एक रिकॉर्डेड होता है, एक लाइव होता है। तो सबके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, तो उनके बारे में मैं एक हल्का सा डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले एज फार एज इफेक्टिविटी इज़ कंसर्न, तो किसी भी बच्चे को इफ़ेक्टिवली जो कस्टमाइज़ करके जो कोर्स दिया जा सकता है या जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, दैट इज़ ऑनलाइन रिकॉर्डेड, आई विल से। ये ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट कोर्स जिसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं, बच्चे के पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्डेड में आई विल से कि जो कोर्स की डिलीवरी है उसमें डेली अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का तो मिनिमम डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल रहेगा। ऑफलाइन में आना जाना प्लस अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो किसी भी रीज़न से ऐसा भी हो सकता है क्लास के बाद रुक गए, 10 मिनट्स टीचर लेट आए, तो उस तरीके से अगर हम मिला जुला के अगर मैं देखें तो टोटल 2 आवर्स कम का हमें इनपुट मिलेगा ऑफलाइन में अगर ऑनलाइन रिकॉर्डेड के वर्सेस बात करें। ये तो मतलब अगर हमें ज़्यादा एग्जॉस्टिव तैयारी करनी है, ज़्यादा टाइम चाहिए, जैसे फर्स्ट टाइमर्स जो हैं उनको बेसिकली पहली चीज़ें जब समझते हैं तो उनको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं चीज़ों को पचाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से ऑनलाइन इज़ मोर एफिशिएंट, नो डाउट अबाउट इट। बट इसका दूसरा पक्ष ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा बोले कि ऑनलाइन में तो मेरी से पढ़ाई होती नहीं, ये ठीक है। वैसे तो देखो IIT JEE की जो बिल्कुल टॉप में जाएगा वो बंदे हाईली सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं, हाईली सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तभी 1% सक्सेस रेट है, 10 लाख में से 10,000 सीट्स हैं IIT के अंदर, तभी उस 1% के अंदर वो आ पाएंगे। बट फिर भी किसी भी रीज़न से अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को तो घर पे बैठ के पढ़ाई हो ही नहीं सकती, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, घर में एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे को तो ऑफलाइन में ही जाना है, देन थिंग्स आर डिफरेंट, ये ठीक है, फैक्ट थिंग्स डिफरेंट है। बट अगर मेरे से पूछोगे एफिशिएंसी वाइज तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑनलाइन हैज़ मोर अवेलेबल टाइम एंड इसमें हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो थोड़ा बहुत ये होता है कि जिस बैच में बैठे हैं उसमें हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है, तो कुछ चीज़ें मेरे को वो भी पढ़नी पड़ रही हैं जो मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलब हो सकता है मेरे को आती हो, या फिर कुछ चीज़ों में जो मेरे को थोड़ा सा स्लो पढ़ना था उसमें हो सकता है कि
क्लास के हिसाब से थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया जाए, तो इस तरह की इनएफिशिएंसीज रहेंगी। बट अगेन अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो ऑफलाइन में ही पढ़ूंगा, तो दैट इज़ फाइन, ये ठीक है। ऑनलाइन में फिर अपने ऊपर एक बहुत कंट्रोल होना भी ज़रूरी है ट्रैक पर रखने के लिए। अब ट्रैक पे हम कैसे रख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं ताकि ट्रैक से लूज ना हो, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द टूल्स, मीन्स एंड क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम भटके ना रास्ते से, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वर्सेज ऑनलाइन लाइव में अगेन आई विल से कि दिस इज़ मोर एफिशिएंट, बिकॉज लाइव में देखो मैंने पिछले कई कंपनियों का मैंने डेटा देखा हुआ है, आई हैव एक्सेस टू दैट। बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चे लाइव से स्टार्टिंग करते हैं, बट आगे जाके डेटा ऐसा है कि 80 to 90% ऑफ द बच्चे वो लाइव क्लासेस में आने ही बंद कर देते हैं एक आध हफ्ते बाद ही, ये ठीक है, एक आध महीने बाद तो ड्रॉप और ज़्यादा हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उन्हीं लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड की फॉर्म में देखते हैं, ये ठीक है, क्योंकि किसी भी रीज़न से घर पे कोई बैठा है तो हो सकता है कि वो इतना मोटिवेटेड ना हो लाइव क्लास बनाने के लिए। तो इन दोनों में मैंने देखा है कि बच्चे लाइव स्टार्ट तो करते हैं काफ़ी बच्चे, बट वो उसके साथ कीप अप नहीं कर पाते, मतलब उसको छोड़ देते हैं, फिर बाद में अपने टाइम के हिसाब से वो लेक्चर देखते हैं। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा ऑफकोर्स अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो लाइव में, ऑनलाइन लाइव में बेसिकली क्या होता है कि बच्चे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हाई हेलो भी कर रहा है तो उससे एक डिस्टर्बेंस भी होता है। तो एफिशिएंसी वाइज आई विल से कि इसमें 80% एफिशिएंसी आती होगी विज़ दिस रिकॉर्डेड। तो अगर कोई बच्चा हाईली मोटिवेटेड है, जिसको केवल नॉलेज की भूख है और जो सिलेक्शन के लिए अपना फुल एफर्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए दिस इज़ बेटर। लाइव में बेसिकली ऐसा भी है कि ऑफलाइन से भी ज़्यादा डिसिमिलर बैचेस होते हैं। जैसे ऑफलाइन में तो यूजली क्या करते हैं, अगर तुम कहीं पे भी जाओगे, बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, तो वहाँ बैच में सेगमेंटेशन होता है, तो एक तरह के बच्चों को एक तरह का इनपुट दिया जाता है। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले मतलब जिनको पहले से एक्सपोजर है, उनको बहुत बेसिक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर कोई लोअर ऑर्डर का बैच है तो उसमें पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि इसका सिलेक्शन हो जाए, अच्छी रैंक तो बाद की बात है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। लाइव में यू विल फाइंड, कहीं पे भी जाओ हर तरह का बच्चा एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा, तो वो सभी के लिए थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है कि जिसको बहुत बेसिक से पढ़ना था उसको भी थोड़ा तेज़ दौड़ना पड़ता है, या फिर काफ़ी जिन बच्चों को एक्सपोजर है उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर मेरे से बोलोगे तो आई विल से दिस इज़ मोस्ट एफिशिएंट एंड जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। बट फिर भी अगेन दिस चॉइस शुड बी योर्स, इसमें दूसरे की नहीं सुननी चाहिए, मतलब या ऐसे बोलते सुननी तो सबकी चाहिए, करनी वही चाहिए जो अपने मन की है। मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव से बता दिए इसके। हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक इफ़ेक्टिव टाइम टेबल क्या है जिससे एक दिन में जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है पढ़ाई के लिए, उसमें मैक्सिमम स्टडी हम कर पाएँ ताकि हमारे डिस्ट्रैक्शन ना हो, टाइम लीक ना हो, हम डिसिप्लिन वे में अपने ट्रैक पर रहें। तो उसमें देखो कुछ कुछ की पॉइंट है। सबसे पहले तो एक तो चीज़ हो गया डिसिप्लिन। अगर हमारी पढ़ाई डिसिप्लिन वे में होगी, ये ठीक है, तो आउटपुट ज़्यादा आएगा। डिसिप्लिन वे का मतलब ये है, आई विल से कि ये तुम्हें सुनने में हो सकता है अटपटा लगे, अजीब लगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं होता, मतलब कभी वो सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं। तो एक तो ये बच्चा हो गया, ठीक है, फिर वो रात को कभी 10 बजे सोएगा, कभी 12 बजे सोएगा, कभी 11 बजे सोएगा। एक दूसरा बच्चा वो हो गया कि जो बिल्कुल फिक्स्ड शेड्यूल फॉलो करता है, मतलब वो उठेगा तो 7 बजे ही उठेगा, एग्जैक्ट 7 o'clock, ये ठीक है, ना 5 मिनट ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर सोएगा तो रात में एग्जैक्ट 10 o'clock। अगर ये दोनों बच्चे, ये ठीक है, दोनों ही बच्चे मान लिया पढ़ाई में डेली 12 घंटे इन्वेस्ट करें या फिर 10 घंटे इन्वेस्ट करें, तो जो बच्चा फिक्स्ड शेड्यूल के साथ पढ़ रहा है वो ज़्यादा चीज़ पढ़ पाएगा, ये श्योर बात है। उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा समझ में आएगा, उसका टाइम लीक कम होगा। जो इरेटिक बंदा पढ़ता है ना कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, ये ठीक है, जिसका टाइम टेबल फिक्स नहीं है दिन का पढ़ने का, कि अगर मैं उससे पूछूँगी शाम को 3 से 5 क्या करते हो, तो वो सोचना पड़ेगा, अच्छा कभी तो मैं पढ़ लेता हूँ, कभी मैं सो भी जाता हूँ, कभी मैं बाहर खेलने चला जाता हूँ। अगर ऐसा बच्चा बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ड्रेस्टिकली डाउन आएगी। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम 2024 में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आपका जो दिन है वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। 1 साल के लिए तो हम ये कर ही सकते हैं, क्योंकि इस 1 साल पे बचा हुआ 30-40 साल का जो प्रोफेशनल करियर है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो हमारे
शुरू शुरू में हो सकता है कि 5-10 दिन तुम्हें एफर्ट मारने पड़े उस टाइम पे उठने के लिए। अदरवाइज इट शुड बी कम्प्लीटली फिक्स्ड कि अगर मेरे को लंच करना है, मान लिया 12 से 1 बजे तक लंच करना है, तो वही टाइम स्लॉट होना चाहिए डेली, कम वॉट में। ये ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यू विल फाइंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। ये ठीक है, इसकी इतनी ज़बरदस्त एफिशिएंसी आएगी यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। दूसरा बैकलॉग हो गया कि अगर हमें अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ट्रैक पे रखना है, तो भले ही ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, एक चैप्टर का स्पिल ओवर आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया हम पहले वाले चैप्टर पे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पहले वाले चैप्टर का मान लिया हम 100 में से 85 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, दैट इज़ फाइन, बट हमें ऑन ट्रैक रहना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में दिमाग में हमें ये बैठा के रखना चाहिए। फिर हो गया मोटिवेशन। कितनी भी स्ट्रैटेजी बता दो, कितना भी तुम्हें टाइम टेबल बना के दे लो, अगर तुम्हारे अपने अंदर मोटिवेशन नहीं है तो नथिंग विल वर्क। ये ठीक है, मैं या कहीं और से भी अगर तुम मोटिवेशन ले रहे हो तो दैट विल हार्डली वर्क फॉर ए डे और टू। उसके बाद तो अपना इंटरनल मोटिवेशन एंड विल पावर चाहिए होता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग है, और जो बच्चा इस प्रोसेस के थ्रू निकलता है वही सक्सेसफुल होता है। ये ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। इवन इफ कुछ बच्चे जिन्होंने जेई की ढंग से तैयारी की होती है और किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो तब के जैसे बोलते हैं सोने से कुंदन बन चुके होते हैं ना। ये जो प्रोसेस है, ये जो ग्रिलिंग प्रोसेस है, इतना स्ट्रांग है कि बच्चे के अंदर इतनी सारी नई कैपेबिलिटी लेके चलाता है कि वो लाइफ में आगे जाके वैसे सक्सेसफुल होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू बी हाईली डिसिप्लिन, और हमें चीज़ों का एनालिसिस करनी आनी चाहिए। तो प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि केवल ये जेई के लिए एक हर्डल क्रॉस करना है, ये प्रिपरेशन आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, अमेजिंग ट्रेनिंग है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं कि अगर मेरा दिन है तो उसमें मैं अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखूं। तो देखो, कोई हमें बहुत बड़े सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं होता कि नासा से किसी साइंटिस्ट के लिए साइंटिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है जो हमें कोई ऐसा डिवाइस बना के दे कि मैं पूरे दिन को अपना डिसिप्लिन वे में रखना चाहूँ। अगर हम थोड़ी सी ट्वीकिंग कर लें अपने इसमें, या फिर मैं कुछ ऐसे फोकल पॉइंट बना लूँ, ये ठीक है, रिचुअल्स के थ्रू भी हो सकता है। ये ठीक है, मीन्स ऑफ डिसिप्लिन, मतलब अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए अगर मैं स्लॉटिंग कर लूँ अपने दिन की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिचुअल्स हो गया, ये आपको माइंड को, रिचुअल्स का मतलब केवल ऐसे नहीं कि कोई रिलीजियस रिचुअल ही हो गया, किसी भी तरह की रिचुअल हो सकता है। मतलब इट कुड बी कि हम वॉक करने जा रहे हैं, अगर इस तरह की रिचुअल्स हमारे पूरे दिन की फिक्स्ड हैं तो दे विल एक्ट एज ए फोकल पॉइंट, जिसके बीच में हम अपने पढ़ाई के स्लॉट्स रख सकते हैं। और उससे क्या होगा कि मेरे दिमाग में लगा के मेरे को सोचने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि आज मैं पढ़ना कब से चालू करूँ, तो लगता है 3 बजे से, नहीं आज 3:30 से चालू करता हूँ। अगर तुमने ऐसा सोचना चालू किया तो एवरी डे यू विल स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम, और वो कंपाउंड होते होते लास्ट तक बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम हो जाएगा। तो रिचुअल्स का मतलब ये है कि एक तो हमारा फिक्स्ड टाइम टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में हम उठे, नहाना जरूर चाहिए, उस पर भी अभी मैं आगे आऊँगा। नहाने से क्या होता है, एकदम बॉडी फ्रेश हो जाती है और आपका ब्रेन अच्छी तरह काम करने लगता है। मॉर्निंग उठे तो एक मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। वो ये वाली चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर मैं मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग में उठने के बाद एक 3 घंटे का स्लॉट लगाया पढ़ाई का, उसके बाद उन्होंने नहाए, मतलब नहाना धोना किया, और उसके बाद वो एक मॉर्निंग वॉक पे गए 1 घंटे के लिए। ऐसे भी हो सकता है आधे घंटे के लिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इट कुड बी एज स्मॉल थिंग एज के हम नहाने के बाद सूरज को जल दें। ये ठीक है, अब तुम्हें सुनने में लगेगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो देखो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। सूरज को जल दें, या फिर तुम और कोई भी जो भी तुम्हारी रिलीजियस प्रैक्टिस है, इफ़ यू वांट टू डू, तो आई कैन टेल यू कि इससे कोई हार्म नहीं होगा, बट इट विल हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग योर डे। ये ठीक है, अगर तुम्हारी ये वाली एक्टिविटी एक दिन की फिक्स है, ये ठीक है, फिर शाम को जैसे डिनर किया, डिनर के बाद एक वॉक पे गए, ये ठीक, अगर ये वाली चीज़ फिक्स है, लंच किया, लंच के बाद 15 मिनट की सिटिंग नैप लिया, मतलब लेट के नहीं, कुर्सी पे बैठ के सो, केवल 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, इवन 5 मिनट्स आर सफिशिएंट। वो जो पावर नैप है वो तुम्हें अगले 6 घंटे के लिए बहुत ज़बरदस्त रिचार्ज कर देगी। ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर तुम ये अपने शेड्यूल में ऐड करोगे तो पहले 10 दिन तो हो सकता है तुम्हें एफर्ट लगाना पड़े, उसके बाद इट विल बिकम फ्लॉलेस। तुम्हारी बॉडी एकदम इतनी शानदार रिस्पॉन्ड करेगी इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब यू विल नॉट बिलीव। अगर तुम
इस चीज़ों को डिसिप्लिन में लेके आओगे तो अगर 12 बजे तुम मान लिया लंच करते हो और 15 मिनट तुम्हें खाना खाने में लगे, तो योर बॉडी विल बिकम इन सच ए ऑटो पायलट मोड कि 12:20 पे तुम्हें खुद ही नींद आएगी, बहुत ही तेज नींद आएगी, एंड यू विल स्लीप फॉर 5 मिनट्स एंड यू विल फील उसके बाद अमेजिंगली रिफ्रेश्ड। बॉडी इतनी ट्यून हो जाती है, अगर तुमने नहीं किया करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ करते हैं। तो आई विल ट्राई टू डिफाइन कि हमें कैसे कैसे करना चाहिए। अगर तुम इन फोकल पॉइंट्स के अराउंड अपनी प्रिपरेशन को करोगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे 10 दिन के अंदर ही। और एक जैसा मैंने बोला कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ हाईली रिक्वायर्ड। कोई कुछ भी बोल ले या फिर हम ये बोले ना कि जब तक मेरे अपने अंदर से नहीं आएगा कि मेरे को सक्सेसफुल होना है, तब तक नोबडी कैन पुश यू। मतलब किसी को पुश करके जेई नहीं कराया जा सकता, अपने अंदर से आएगा तभी कराया जा सकता है। तो अब देखो टाइम टेबल पे बात आ जाती है। मैं पहले ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोलता हूँ जो ऑनलाइन में पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा एक ऐसी इस तरह की दिक्कत होती है कि उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन में नहीं रह पाते ये, ठीक है, इससे पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उसका सोल्यूशन आई विल ट्राई टू गिव। बहुत सोच समझ के मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके बनाई है। अगर कोई बच्चा इवन घर में अकेला बैठा हुआ है तो अगर इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, उसको किसी भी तरह की एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो देखो मेरे हिसाब से सबसे पहले आइडियल चीज़ क्या है कि हमें 4 to 7 माने 4 बजे उठना चाहिए सुबह, है, ठीक है। फिर 4 से 7 का पहला हमने स्लॉट लगाया, ठीक है। ये पढ़ाई का स्लॉट है 3 आवर्स का। पेपर जो है वो 3 घंटे का है, तो अगर हम स्लॉटिंग 3 आवर्स की करेंगे तो हमारी बॉडी हाईली ट्यून हो जाएगी 3 आवर्स तक लगातार एफिशिएंटली पीक परफॉर्मेंस देने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इससे पुराने वाले पहले वाले दिन का अगर कुछ बच गया है वो फिलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर बाकी सारा कुछ हमारा अच्छा चल रहा है, और ये ऑफ कोर्स रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा फिलर की तरह यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। अगर पहले दिन का कुछ इनकम्प्लीट पोर्शन बच गया है तो इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या टाइम टू टाइम हमारा रिवीजन हो सकता है। पहला 3 घंटे का स्लॉट हमारा ये हो गया 4 to 7। अब ये जो 4 to 7 है, आई विल से दिस विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन यू एंड समबडी एल्स। अगर तुम सुबह 4 बजे उठ रहे हो, क्योंकि देखो सुबह उठने से क्या होता है, एक तो तुम्हें लगेगा यार दिन बहुत लंबा है। जो बच्चे रात को लेट सोते हैं और सुबह मान लिया 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जो बच्चा सुबह 4 बजे उठेगा, मतलब एक ही बच्चा अगर वही 4 बजे उठे 4-5 दिन, ये ठीक है, तो ही विल स्टार्ट फीलिंग यार मेरे को तो दिन में बहुत टाइम है। ये जो साइकोलॉजिकल किक है, ये अगर तुमने फील नहीं किया है तो कुछ दिन फॉलो करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना ह्यूज डिफरेंस लाता है ये पॉजिटिवली इन योर लाइफ। ये जो 3 घंटे का स्लॉट है, इट विल डिफरेंशिएट। ये जो 3 घंटे का एज है, ये तुम्हें मिलेगा सभी लोगों के ऊपर जो लेट उठ रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रेक हमने 7 से 8 ले लिया, जिसमें फ्रेशन अप कर लेके किया, ब्रेकफास्ट किया एंड बाथ लिया। देखो ये आई विल नॉट निगलेक्ट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ठीक है। सुबह सुबह बाथ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को मैंने देखता है वो 2-2 3-3 दिन नहीं नहाते हैं, ये ठीक है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इससे तुम्हारा ब्रेन कितना फ्रेश होता है, तुम्हें फील नहीं होगा। पहले दिन तो तुम्हें लगता है हो सकता है पेनफुल हो, बट 4 दिन फॉलो करो तुम्हारी बॉडी अपने आप ही लगने लगेगा यार नहाना चाहिए। पहले तो लोग सुबह 4 बजे जाके नदी में जाके नहा के आते थे, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी ही इस तरीके से बनाई गई है। ये जो बात है ये तुम्हें अगला 3 घंटे को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो 2 तरह की चीज़ें, हम जैसे क्लास जो यहाँ पे शेड्यूल करते हैं हम एवरी डे का, हम ऐसे करते हैं 8 to 9:30 फिजिक्स हो गया, फिर 10 मिनट का गैप या 15 मिनट का गैप, उसके बाद 1.5 घंटे की क्लास केमिस्ट्री की हो गई, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 1.5 घंटे की क्लास मैथमेटिक्स की हो गई। एक तो हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे मिला के लगभग टोटल 5 आवर्स के आसपास हो गया कि लगातार हम लेक्चर्स देख रहे हैं। काफ़ी बच्चे इसी में कंफर्टेबल रहते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि इतनी देर लगातार स्क्रीन देखने से मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, तो आई विल सजेस्ट ए ऑल्टरनेट मेथड ऑल्सो कि हम लेक्चर तो ऐसे ही डालते हैं, या फिर तुम जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे भी लेक्चर मोस्ट वाली एक के बाद एक ही आता होगा, उसको तो तुम ऐसे ही रहने दो। बट तुम अपनी स्लॉटिंग ऐसे करो कि 8 से 3 घंटे लगा के
8 से 11 तक हम केवल जो भी पहला सब्जेक्ट है, मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यूजुअली होता है, तो फिजिक्स हम पढ़ें। इस 3 घंटे में हम पहले 1.5 घंटे तो लेक्चर देखें। अब जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो ऑफलाइन की तरह देखें, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे वो लेक्चर के बीच के क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अरे भाई, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल दे रखा है, उससे प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ प्रॉपरली करो, जिसका जो जिस चीज़ के लिए बनाए गए उसको वैसे ही रहने दो। तुम बहुत सारे बच्चे लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। मतलब क्यों करें? हम ऑफलाइन क्लास में जाके हम बैठते हैं, वहाँ पे जो यूजली टीचर क्वेश्चन एज ए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल कराते हैं वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को लगाना समझाया जा रहा है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की अलग बात है, बट जो कॉन्सेप्ट को लगाना समझाया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, वो तो हो सकता है तुम पहली बार देख रहे हो तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें? प्रैक्टिस करने के लिए तो इन्फानेट क्वेश्चन है, तुम कर ही नहीं पाओगे जितना मटेरियल हम देते हैं उसका। मतलब 50% भी कोई कर लिया तो उसके 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, क्योंकि मटेरियल ग्रेडेड है और खूब एग्जॉस्टिव है। तो लेक्चर को मेरे हिसाब से एक साथ देखना चाहिए और नोट्स साथ में बना लेनी चाहिए। तो अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है, नोट्स बनाते हुए 2 घंटे लग गए, तो भी मेरे पास 1 घंटा और बचेगा। उस 1 घंटे में हमें वो होमवर्क करना चाहिए जो उस लेक्चर के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे फिजिक्स का एक स्लॉट खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म उस दिन का, ठीक है। उसके बाद यू कैन टेक ब्रेक 11 से 12 PM, यू कैन हैव लंच। और अगर तुम इतना जल्दी उठ रहे हो 4 बजे से, तो यहाँ तक वैसे भी 7 आवर्स हो गए, तो 7 आवर्स के बाद एक प्रॉपर लंच लेना बनता है। और उसके बाद 15 मिनट का यू कैन टेक नैप, ताकि जो आगे के पढ़ने वाले तुम्हारे आवर्स हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो पाए। कि केवल ये 5 मिनट, मतलब 15 मिनट तो मैंने लिख दिया है, 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी बॉडी ट्यून्ड है तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, उसी में यू विल फील हाईली रिचार्ज। ये ठीक है, जो आंखें थक जाती हैं या फिर पढ़ते पढ़ते ना एक अजीब सा लेथार्जी सी आ जाती है, वो सारी खत्म हो जाएगी केवल इस स्नैप में। अगर तुमने थोड़ा सा भी इसको रेगुलराइज कर लिया तो अपने आप आ जाएगी। और लंच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक ऐसा सुना भी होगा, अगर तुमने नेट पे देखा होगा, कि पेपर देने के बाद लोगों को बहुत बहुत भूख लगती है। उसका रीज़न ये है कि जो मेंटल हम वर्क करते हैं दैट इज़ मोर एग्जॉस्टिंग देन फिजिकल वर्क। अगर कोई बच्चा रियली में फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी खर्च होती है, जबकि लोग ये समझते हैं कि जब तक हम फावड़े नहीं चला रहे हों, ये ठीक है, फिजिकल काम नहीं कर रहे तब तक एनर्जी नहीं खर्च होती। मेंटल वर्क करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ कि कितनी एनर्जी तुम्हारी लगती है। तो इसलिए प्रॉपरली जब तक तुम फूड नहीं लोगे तब तक तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। मतलब उसमें क्या हो गया कि हो सकता है कि तुम फिर भी पढ़ रहे हो बट वो दिमाग थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो पता नहीं लगेगा कि चीज़ें कम समझ में आएंगी, टाइम वेस्ट जाता होगा। तो इसलिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस लंच लेना जरूरी है। उसके बाद 12 से 3 बजे तक हम सेम साइकिल केमिस्ट्री की लगा सकते हैं, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर देखा और उसके बाद आगे उसका होमवर्क कर लिया। देन 3 to 4 PM आई विल से कि यू कैन अगेन टेक अ ब्रेक, जिसमें यू कैन हैव फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली जो प्रिपरेशन करें बच्चे स्नैक। और अगर कुछ बच्चे चाय वाय पीते हैं फ्रेशन अप होने के लिए, तो यू कैन हैव चाय या कॉफ़ी जो भी है। उसके बाद स्लॉट 4 हो गया 4 to 7। मैथमेटिक्स के लिए हमने सेम चीज़ किया कि लेक्चर देखा और उसके बाद ये लगा दिया, होमवर्क कर लिया। अच्छा, इसके बाद 7 से देखो 7 के बाद तो कितना तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, 7 से लेके 9 बजे तक, ये ठीक है। अगर कोई बच्चा ये बोलता है ना कि मेरे को तो 7 घंटे सोना ज़रूरी है, तो 9 से 12 और 4 7 आवर्स उसको मिल जाएंगे सोने के लिए। अगर यूजली हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 घंटे होती है, तो 6 घंटे से कम भी नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, ब्रेन स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो 9 या 10 बजे तक हम ये काम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या करें। अब 7 से 9 या 10 बजे तक हमें क्या करना है, एक तो हमें डिनर करना चाहिए, ठीक है। और डिनर करके ज़रूर एक हेल्दी हैबिट है कि हम एक वॉक करके आएँ, ठीक है, 10 मिनट की ज़रूर वॉक करके आएँ, क्योंकि तभी नींद अच्छी आएगी। और मतलब ये फिर हमारी बॉडी से हम वही काम करा रहे हैं जिसके लिए वो हज़ारों सालों से ट्यून है, ये ठीक है, इसी चीज़ के लिए बॉडी बनी है, यही टाइम स्लॉट्स हैं। और उसके बाद तुम कोई हॉबी परस्यू भी कर सकते हो। जैसे कोई बंदा बोलता है कि मैं गाने सुनना मेरे को पसंद है, कुछ लोग हो सकते हैं कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और ये सब वही रिचुअल वाली चीज़ें हैं, ये ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा ये हो सकता है 4 से 7 उठ रहा है, तो 4 से चलो 6:30 कर लो, आधे घंटे हो सकता है कि वो वॉक कर ले, मॉर्निंग वॉक कर ले। इट विल बी वेरी रिफ्रेशिंग, ये आपका डे का टोन सेट कर देगा। एक बार पढ़ाई का एक शिफ्ट लगाया, उसके बाद घूम के आके
टोन सेट कर देगा। दिस विल बी वन रिचुअल, ये ठीक है। दूसरा जैसे हमने बोला कि यहाँ पे नहाने के बाद एक हैबिट डाल सकते हो कि जल देना, ये ठीक है। दैट विल ब्रिंग अमेजिंग जिसे बोलते हैं इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड परफॉर्मेंस। कोई भी दूसरी रिलीजियस एक्टिविटी, मैं रिलीजियस एक्टिविटी इसलिए बोला हूँ, अगर तुम बोलो कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि भगवान तुम्हें कोई फ़ायदा देगा। दिस विल बी समथिंग विच विल काम योर माइंड ऑफ कोर्स, एंड इट विल ब्रिंग अ रेगुलरिटी इन योर डे टू डे शेड्यूल। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ठीक है। मैं तुम्हें सर्टेनली ये बता सकता हूँ कि जंक फूड खाना, ये ठीक है, या फिर बॉलीवुड के चीप सॉन्ग देखना, ये डेफिनेटली नेगेटिव है, ये ठीक है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। अब जल देना चीज़ हो गया, या फिर भक्ति गीत सुनना, इससे फ़ायदा भले ही ना हो, नुकसान नहीं होगा, ये श्योर बात है। बट दीज विल एक्ट एज ए फोकल पॉइंट इन थ्रू आउट द डे, कि जिसमें विच विल हेल्प यू इन कीपिंग योर सेल्फ हाईली डिसिप्लिन, ये ठीक है। उसके बाद यू कैन गो फॉर द स्लीप। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मान लिया ये 4 to 7 में अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं तो उठ नहीं सकता, अगर उसके पास कोई भी जेन्युइन रीज़न है, रीज़न कुछ भी कि वो बोलता है कि 7 बजे से पहले हमारे यहाँ तो बाहर भूत घूमते हैं तो मैं तो नहीं उठ सकता, चलो मान लिया बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है। या फिर कोई बंदा ये बोले कि मेरे को तो डॉक्टर ने मना किया है कि 7 बजे से पहले मत उठना, चलो ठीक है। या कोई तीसरा बंदा बोले कि तो मेरे को तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि 7 बजे से पहले उठेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर इस तरह का कोई जेन्युइन रीज़न है तो आई कैन अंडरस्टैंड। फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो 4 से 7 वाला स्लॉट है, अगर आप 7 बजे उठने की आदत है, 7 बजे तो उठ ही जाना चाहिए कम से कम, तो इसको हम बिल्कुल नीचे ले जा सकते हैं, ये ठीक है। 4 से 7 को फिर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 7 से 9 मतलब अपना डिनर विनर ये सब लिया, और 9 से 12 का स्लॉट लगा सकते हैं, ये ठीक है। 9 से 12 का स्लॉट लगा सकते हैं, 12 बजे सोएंगे तो भी 7 आवर्स हमारा ये है। तो इसको हम 4 to 7 की बजाय 9 PM to 12 PM कर सकते हैं, विच आई विल नॉट रिकमेंड। आई विल से कि अगर हम अपने कैरियर में टोटली फोकस्ड हैं तो 1 साल के लिए तो ये कर ही सकते हैं, ये तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि नहीं मेरे को तो लेक्चर एक साथ ही देखने हैं, ये ठीक है, मेरे को ऐसे PCM में अलग अलग स्लॉटिंग नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक साथ 4-5 घंटे स्क्रीन के ऊपर देखना इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है, क्योंकि बच्चे कंप्यूटर साइंस में 12-14 घंटे लगातार कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। तो अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। बट फिर भी अगर कोई मान लिया एक साथ लेक्चर देखना चाहे तो आई विल से कि 4 to 7 वही अपना रिवीजन वाला स्लॉट हो गया, 7 से 8 ब्रेकफास्ट वाला स्लॉट हो गया, 8 to 1:30। वैसे तो 1.5 घंटा अगर हम लगाएंगे लेक्चर देखने के तो 4.5 घंटे चाहिए। बट अगर हम बोलेंगे चलो नोट्स भी बनाना है और ये भी करना है तो हम उसको 5.5 घंटे दे देते हैं। 8 से लेके 1:30 बजे तक क्लासेस PCM की तीनों ले लिया, फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक यू कैन गो फॉर लंच या फिर पावर नैप, या फिर नहीं लंच प्लस पावर नैप, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का स्लॉट फिजिक्स का होमवर्क करने के लिए, उस दिन का होमवर्क उसी दिन ख़त्म करने की कोशिश करो। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लिया 8 to 11 में किसी भी रीज़न से अगर मान लिया मेरा ये फिजिक्स का चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेक श्योर कि ये इसका स्पिल ओवर इस पे ना आए। ये इंडिपेंडेंटली हमेशा केमिस्ट्री के लिए ही चालू करो। अगर ये बच गया तो ये अगले दिन इस स्लॉट में ख़त्म करने की कोशिश करो, या फिर यहाँ पे बहुत अवेलेबल टाइम है उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके, एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी नहीं, यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे हैं, 2-3 घंटे पूरे अवेलेबल हैं, यहाँ पे ये काम फिनिश कर सकते हो। अगर कोई भी स्लॉट का अनफिनिश्ड काम है तो उसका स्पिल ओवर दूसरे स्लॉट पे नहीं जाने दिया, उसको वहीं फिनिश कर लिया, मतलब दूसरे या तो इस पहले स्लॉट में फिनिश कर लिया या फिर रात को एक्स्ट्रा टाइम लगा कर लिया। फिर यहाँ पे 1-1 घंटे का होमवर्क कर लिया, उसके बाद वही अपना यूजुअल लंच ब्रेक या टी ब्रेक। 5:30 to 7 मैथ्स का होमवर्क के लिए। मैथ्स को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो डेली होमवर्क के हिसाब से 1.5 घंटे हमने इसको देख लिया। बाकी जो इवनिंग वाली चीज़ें वो सब कुछ सेम ही है। तो ये उन बच्चों के लिए होगा जो लेक्चर एक साथ देखना चाहते हैं, तो दिस कैन बी डन। हाँ, अच्छा, वेकिंग अप अर्ली। अब कोई बोले कि मेरी सुबह में नींद नहीं खुल पाती, तो देखो उसके लिए मैं एक चीज़ तो ये बोलूँगा कि एक जो इफ़ेक्टिव काम है वो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने जिसे बोलते हैं ना कि मोबाइल है, मोबाइल में कोई भी आरती, हनुमान चालीसा हो सकती है, या फिर कोई भी जो आपका रिलीजियस जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसका अगर कुछ भी चीज़ है वो आप अपने इसकी टोन में लगाओ, अलार्म की टोन में लगाओ।
अलार्म की रिंग में लगाओ जो भी है, और अपने फ़ोन को दूर रखो। तो उससे क्या होगा कि जो इस तरह के सॉन्ग्स हैं वो बेसिकली सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं। तो जब तुम मॉर्निंग में उठोगे, ये ठीक है, तो फिर अगर वो जैसे जो रिंग है वो हम 1 आध मिनट की भी सेट कर सकते हैं आराम से, मतलब वो लगातार बजते ही रहे रिपीटेडली। तो फिर क्या होगा कि वो आपको पूरा जगा देगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम नींद नींद में उठ रहे हैं। अगर वो 1 मिनट की रिंग चल गई तो शायद यू विल फील फ्रेश, और वो सूदिंग है, प्लस इट विल हैव डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट, जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो शायद आपको सोने की जरूरत ना पड़े उसकी, मतलब सोने का आपको फील ही नहीं आएगी उसकी। पहली चीज़ तो ये होगी। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव थिंग आई हैव सीन, क्योंकि पहले मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो कई बार मैंने ऐसे देखा कि दूर मंदिर में एक गाना चलता था, जैसे हनुमान चालीसा चलती थी, उससे नींद उठ जाती थी। तो अब उसमें तो हम जाके तो बंद भी नहीं कर सकते अगर चाहे भी तो, बट अगर वो 1-2 मिनट सुन लिया देन यू वोंट फील लाइक स्लीपिंग, ये ठीक है। तो मैं वैसे ही एनर्जी भर जाएगा, तो मैं लगेगा यार चलो कुछ काम करते हैं। और पहला चीज़ ये होगा। दूसरा चीज़ आई विल से कि उठने के तुरंत बाद हमें पानी जरूर पीना चाहिए 1 गिलास। वो तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट कर देगा, पूरा दिन का जिसे बोलते हैं ना पूरी नींद उड़ा देगा उस टाइम के लिए ना, और पूरे दिन का टोन सेट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पहले 2-3 घंटे प्रोडक्टिव गए तो रेस्ट ऑफ द डे विल ऑल्सो बी प्रोडक्टिव, दिस आई कैन गिव यू द गारंटी, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि अगर जो बच्चा जल्दी उठता है उसको लगता है कि दिन बहुत लंबा है, मेरे पास बहुत टाइम अवेलेबल है, ऐसी फीलिंग आती है। और जो अपना ब्रेन है वो मैक्सिमम रिसेप्टिविटी पे काम कर रहा होता है मॉर्निंग में। एवरीबडी नोज इट कि हमारी एफिशिएंसी ब्रेन की सबसे ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए किसी को रात में सोने की आदत है, वो 10-15 दिन में ही चेंज हो सकती है, ठीक है। उस टाइम पे लीस्ट डिस्टर्बेंस होता है ये, ठीक है। रात में तो हो सकता है कि कोई मम्मी आके बोलता है सो जा, क्या कर रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या दिन में कोई मम्मी बोले कि ये ले आ वो ले आ। उस टाइम पे मॉर्निंग पे यूजली जो 4 to 7 का चीज़ है, दिस विल बी अनइंटरप्टेड प्योर पढ़ाई जिसे बोलते हैं ना। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रिपरेशन है पूरा इकोसिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो तो इसका आपके ब्रेन पे इफेक्ट एक नेगेटिव ही आएगा, ये ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। तो नहाना डेली बहुत ज़्यादा जरूरी है, इट विल कीप यू क्लीन। मतलब हाइजीन तो एक अलग चीज़ है, बट ये आपके ब्रेन को बहुत शार्प रखेगा। मतलब बहुत सारे बच्चे ना डल डल से घूमते रहते हैं, प्रिपरेशन के बोझ से दबे हुए बेचारे जैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म नहीं है। यू विल बी फिल्ड विद पॉजिटिविटी, दिस आई कैन गिव यू द गारंटी। और घी और मिल्क प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा मैंने बोला कि ब्रेन से काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती है, ये ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि एक स्लॉट का जो पेंडिंग वर्क है वो दूसरे स्लॉट पे स्पिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन देखते समय एक ये और हैबिट बना लो कि हर 15 मिनट पे 2 मिनट 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए आईज क्लोज कर लिया, तो दैट विल ऑल्सो काम योर ब्रेन, ये ठीक है। आईज को तो फायदा होगा ही होगा, ब्रेन को भी थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है। इफ अगर आपका पूरा दिन डिसिप्लिन है जैसा मैंने बोला, तो ये मैंने सारे पॉइंट पहले बोल दिया था, यू विल बी मोर एफिशिएंट, ये ठीक है। अगर इरेटिक बिहेवियर में कोई 12 घंटे पढ़े और कोई फिक्स्ड बिहेवियर में 12 घंटे पढ़े, तो जो फिक्स्ड में पढ़ेगा उसको कम से कम 20-30% एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ब्रेन अपना पीक यूज़ कर पाता है, क्योंकि अगर हम रोबोटिक जिसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंस में, अगर रोबोटिक लाइफ फॉलो कर रहे हैं तो 3 बजे ब्रेन को पता है कि अब काम करना चालू करना है। अगर इरेटिक है तो ब्रेन ही कंफ्यूज हो गया, यार अभी तो मेरा सोने का टाइम था, ये अब मेरे से काम करवा रहा है। तो जो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब अपनी पीक एफिशिएंसी पे काम करेंगे इफ़ एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, ये ठीक है। एंड दिस यू विल नॉट बिलीव, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में काम करते हो तो देयर इज़ ए वेरी लेस, यू आर लेस लाइकली टू फॉल सिक। मतलब जो बंदा 4 बजे उठता है ना और ये सारी चीज़ें करता है, क्योंकि फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो जो हमें चीज़ें बीमार करती हैं ना, जो सडनली कुछ खा लिया बाहर जाके इस तरह की, वो चीज़ें वैसे ही कम हो जाएंगी। तो जो पूरा साल है वो तो हमारा हेल्दी गुजरेगा। मतलब ऐसा नहीं कि इलनेस की वजह से हमारा 1 वीक वेस्ट हो गया और ये सब हो गया। चलिए अब आ गए हैं, डू नॉट लुक फॉर सीक्रेट सॉस। हाँ, जैसा मैंने बोला कि कोई बहुत हमें नासा के साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है एफिशिएंसी हाई करने की। छोटे छोटे से पॉइंट पे अगर वर्क करोगे योर एफिशिएंसी विल बी अमेजिंग, ठीक है। एंड यू शुड बी इंटेलेक्चुअली साउंड ऑल्सो। मतलब अगर IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो ये 1% वाले जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें मतलब 99% जो जनता है वो जंकी है, या 90% जनता जंकी है, तो यू शुड नॉट डू
समथिंग विच ऑल अदर पीपल आर डूइंग। मतलब बहुत सारे लोग ना नेट पे बैठ के टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि इस टीचर ने उस टीचर को ये बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे आंसर दिया। इस तरह की चीपनेस से तुम्हें बाहर आना चाहिए। यू शुड बी इंटेलेक्चुअली साउंड एंड स्ट्रांग कि हम जो मतलब एक तो फूड हम अपनी बॉडी के लिए खा रहे हैं, एक जो हम पढ़ते हैं, जो भी हम देखते हैं, दैट इज़ फूड फॉर आवर ब्रेन। तो वो भी एक हेल्दी चीज़ होनी चाहिए, चीपनेस नहीं आनी चाहिए उसमें। और किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, वो भले ही फ्रेंड्स हो गए, किसी भी तरह की फ्रेंडशिप हो गया, कोई अपना जिसे बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को परस्यू करना होता है, हो गया, एवरीथिंग कैन वेट फॉर 1 ईयर। अगर किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1 साल तो वो वेट कर सकते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 1 साल स्लॉग मारें, मेहनत करें, तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे चलेंगे। ये ठीक है, हो सकता है कि हमारा ब्रांच अच्छा मिले, IIT अच्छा मिले, वो टैग लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर चलेगा हमारे साथ। या फिर 1 साल मस्ती मारें तो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग हमें पेन झेलना पड़े, स्ट्रगल करनी पड़े, और फिर भी वो वाला मुकाम तक हम कभी ना पहुंच सके, ऐसा हो सकता है। तो दिस यू शुड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आगे कि जो हमारा प्रवीण का बैच है उसके कुछ फीचर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। दिस इज़ ए ऑनलाइन बैच, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से। इसमें वी विल हैव रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार प्रिपरेशन करें, दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन फॉलोइंग द लेक्चर्स। ठीक है, देन वी हैव मेड द ग्रेडेड एग्जॉस्टिव मटेरियल विद टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन, मतलब प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन बनाया गया है ताकि बच्चे से अगर कुछ क्वेश्चन मिस हो जाए तो सारी चीज़ें उसे समझ में आ जाए। मटेरियल ग्रेडेड है। ग्रेडेड का मतलब ये कि अगर हम कोई बुक लाते हैं तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं, कौन से करूँ कौन से छोड़ूँ। यहाँ पे आपको पता है कि स्टेप 1 क्या है, एक्सरसाइज 1 वो आपका मेन से इंश्योर करेगा, फिर एक्सरसाइज 2 वो आपका एडवांस इंश्योर करेगा, फिर एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आएंगे, फिर एक्स्ट्रा एज वो इंश्योर करेगा कि आपकी रैंक 500 के अंदर आए। तो इस तरह का ग्रेडेड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक जगह डंप कर दिए। तो बुक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कौन से क्वेश्चन करूँ कौन से छोड़ूँ। कभी टफ आ गया, कभी ईजी आ गया, कभी मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आ गया जिसमें वो क्वेश्चन आ गया जिसमें वो चैप्टर भी लग रहे हैं जो अभी तक पढ़ाए नहीं है। तो इसीलिए मटेरियल बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं और इधर उधर टेलीग्राम से मटेरियल ढूंढते रहते हैं। डंप मटेरियल करने का मतलब क्या है कि हम सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, डेली मतलब अगर मटेरियल से मान लें कुछ समझ में नहीं आया या फिर लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया तो डेली लाइव डाउट काउंटर लगता है हमारा, जिसमें जाके सर्टेन टाइम पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के डाउट पूछ सकते हो जूम क्लासेस के ऊपर डेली। ये ठीक है। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो बोले कि मैं तो ऐसे ही पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन ऐप भी हमारी डाउट फैसिलिटी है जिसमें आप टेलीग्राम की तरह टाइप करके या पिक्चर खींच के क्वेश्चन का या फिर ऑडियो के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है ना। तो उसका भी रेजोल्यूशन जैसे ही टीचर फ्री होंगे आपको मिल जाएगा। ये ठीक है, विद इन 2-3 आवर्स मिल जाएगा। जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करने के लिए ये जो फीस है इसी के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं। फिजिकल कॉपी ऑफ द मटेरियल विल बी सेंड टू यू ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए फिजिकल कॉपी मिल जाए। ठीक है, एक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट बनाए जाते हैं और उस टेस्ट का भी प्रॉपर एनालिसिस दिया जाता है कि कितने आपने किए, कितने गलत हुए, और उसका पूरा वीडियो डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, फिर एक बार अगर आपने कॉम्पिटिशन में एडमिशन ले लिया तो आपका काम केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आपने 100% इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिया, 80% फॉलो कर लिया तो आराम से 200-300 के अंदर रैंक आ जाएगा। ये ठीक है, इसमें भी डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग कितना तेज चलता है। 50% कर लिया तो 1-2 हज़ार के अंदर रैंक आ जाएगा, जो भी दिया जा रहा है ना। आपको अपना कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रिपरेशन अब इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो गई कि बच्चा खुद अगर एक्सप्लोर करने जाए कि मैं ये करूँ उसका मेन टाइम ही निकल जाएगा। तो किसी भी तरह की जो हेल्प होगी, जैसे बिट सेट के एग्जामिनेशन में हो गया या WB JEE हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम के भी, या UG EE हो गया, उसके भी हम टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों को ना, उसको हेल्प करने के लिए। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो इंप्रूवमेंट दे रहे हों, उनके बोर्ड के भी हम लेक्चर देते हैं। वैसे तो PCM पूरा कवर हो गया, जिसने JEE के हिसाब से किया उसको बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, बट बोर्ड में जो प्रेजेंटेशन स्किल होती है अलग अलग, उसके लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, ताकि उसके दिमाग में कोई जोड़ ना आए, उसका टाइम वेस्ट ना हो। उसका टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। हमें भले ही 100 घंटे लगा के एक चीज़ निकालनी पड़े, बट बच्चे के लिए हम चाहते हैं कि उसको बिल्कुल जूस मिले, जो रियल कंटेंट है वो मिले, उसका टाइम वेस्ट ना हो। एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हमारे आइकॉनिक रिवीजन कोर्सेज हैं। चैम्प हमारा मेंस के लिए रिवीजन कोर्स है, कैट्स
जब जी एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा तो ये दोनों आपको डीपीपी के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा, ताकि एक बार सॉलिड पंच हम दे सके अपनी प्रिपरेशन को। फिर कस्टमाइजेबल स्टडी विद डिफरेंट कोर्सेज लाइक, अब देखो इन सब की वजह से जरूरत पड़ेगी नहीं, ये जो हमने लास्ट में बोला है, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको फोबिया हो जाता है, वो बोलते हैं यार कॉम्प्लेक्स नंबर तो उनको समझ में आया ही नहीं, मैं तो उसको छोड़ देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं। तो देखो ऐसे बच्चों के लिए हमने कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट बना रखे हैं कि भाई बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि मेंस में अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया तो बाकी सब कर जाएंगे, तुम रह जाओगे पीछे, और हो सकता है कि तुमने कहीं एक बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो वो नलीफाई हो जाएगा। इसलिए हर चैप्टर को एक मिनिमम लेवल तक तो करके ही जाए। तो अगर ऐसे किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में, तो उसके लिए हमने सी क्यूब कोर्स बना रखा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने एक चैप्टर किया था और उस टाइम पूरा समझ में आ गया था, बट अब मेरे को दोबारा करना है, अब दोबारा करना है तो मैं इतने 10 घंटे तो नहीं लगा सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक फास्ट लाइन भी दे रखा है। ये ठीक है, इन सब की वजह से जरूरत पड़ेगी नहीं, अपनी नॉर्मल अगर फॉलो करोगे तो बेस्ट तैयारी होगी। तो उस केस में है कि इतना सब बताने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत है बच्चों को, नहीं कि ये चैप्टर तो मेरे को समझ में आ ही नहीं सकता, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी है। मतलब हम तो पहले अपनी तरफ से पूरा ही बताया कि बेस्ट तरीका क्या है। उसके अगर कोई बच्चा बोला कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो फिर भी हमने उसको हेल्प करने के लिए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, हर तरह का सपोर्ट, फॉर्म कब फिल होगा, कौन कौन से फॉर्म आएंगे, किसी भी तरह की प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप आपके पास हमेशा अवेलेबल है, यू कैन आस्क योर टीचर्स। क्योंकि टीचर्स को 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हज़ारों बच्चों को देखा है सेलेक्ट होते हुए और नहीं सेलेक्ट होते हुए, तो उनसे अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता है। किसी भी जगह पे हम फंस जाएं तो हम टीचरों को जरूर पूछना चाहिए कि सर इसके आगे मैं क्या करूं। अपने आप ही नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि अपने आप लग के हम 1-2 महीना वेस्ट करें, तब मेरे को समझ आए दिस इज नॉट वर्किंग, फिर हम सर से पूछें, बोले यार ये तो तू गलत कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन ही अवेलेबल ना हो। टोटल गाइडेंस, हर तरह का गाइडेंस, मतलब दिस इज इंटायर इकोसिस्टम फॉर द प्रिपरेशन। तो ये जो बैच है, जैसे यू विल फाइंड मार्केट में बहुत सारे लोग आजकल आते हैं जो अपनी एडवर्टाइजिंग के बल पे, जिन्होंने कुछ बच्चों को फंसा लिया या लुभा लिया। एंड यू विल से कि पिछले 2-3 साल में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कोर्स भी कंप्लीट नहीं कराया, ये ठीक है, या फिर जिनकी फैकल्टी टीम ने बीच में छोड़ दिया, फिर वो नई लेके आए, फिर अगले साल लेके आएंगे, फिर अगले साल के, इस बार ये नया रेवोल्यूशन आ गया, इस बार ये हो गया, क्योंकि बच्चा का तो जिसका फ्यूचर वेस्ट हो गया वो तो चला गया, अब वो नए बच्चों को फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट के बल पे वो फिर फंसा रहे हैं नई लोगों को। ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कंपटीशन का एक बहुत सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले 3 साल से हम ऑनलाइन चला रहे हैं, जब से कोविड है, तीनों साल ही हमने स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, और उस रिजल्ट को हमने अपने चैनल पे खूब गाया है। गाने का मतलब है कि एक एक बच्चे का हमने फोटो दिखाया है। ऐसा नहीं कि हम कोई फिगर बोली और भाग गए, चुपचाप बोल के भाग गए, अब ढूंढते रहो कि कहाँ है, कहाँ से उसका प्रूफ है। ईच एंड एवरीथिंग का प्रूफ हमने डाला है। हम ही ने सबसे पहले रिजल्ट, मतलब अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो ऑफकोर्स उसका डेटा तो मेरे पास है ही, तो अगर मेरे पास है तो आई शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट द मोमेंट रिजल्ट इज डिक्लेयर। तो यू विल फाइंड कि वी आर द वन जो ऑनलाइन के स्पेस में सबसे पहले रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट मतलब डिक्लेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं। बाकी लोग जब तक रिजल्ट का जुगाड़ करते हैं तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। तो एक हमें ये वाली चीज़ भी समझ में आना चाहिए कि जो कंपटीशन है दैट इज़ नोन फॉर इट्स ऑथेंटिक एंड डेडिकेटेड सर्विसेज। मतलब हमने तो पूरा IIT JEE का सिलेबस ही फ्री में डाल रखा है। अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है और वो नहीं पढ़ सकता तो आप हमारे YouTube चैनल से भी पढ़ाई कर सकते हो। उसके भी हज़ारों कमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे कि मेरी 500 के अंदर रैंक आई, मेरी 100 के अंदर रैंक आई। एक बच्चा एक नामी कोचिंग के सबसे सेंट्रल कैंपस में पढ़ने वाला बच्चा भी हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहा है जिसके 50 के अंदर रैंक है। यदि अब यू कैन अंडरस्टैंड कि टीम कितनी डेडिकेटेड है, सोशल वर्क हमने कितना कर रखा है कि अगर कोई बच्चे के अंदर लगन है तो बस वो कहीं से कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल ले आए प्रैक्टिस के लिए, सारा कंटेंट आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा, बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक। 100 के अंदर भी बच्चे रैंक लाए हुए हैं केवल उससे पढ़ के। हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी है। चलिए अब एक बार फाइनली उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं जो फैटल मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जिससे उनकी प्रिपरेशन पूरी खराब हो जाती है। तो पहला चीज़ हो गया बैकलॉग। हमें कसम खानी चाहिए कि वीकली बेसिस पे हम अप टू डेट रहेंगे, बैकलॉग कभी नहीं होने देंगे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एक बार गए, कुछ टीचर से पढ़ना चालू किया, फिर उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने चेंज कर लिया या इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया, या फिर उन्हें पता लगे कि यार ये सब तो हवाबाजी थी, रियल कंटेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। कुछ बच्चों को शुरू में बड़ा मजा आ रहा होता है, बाद में उन्हें समझ में आता है कि यार
ये सब जो चुटकुले क्रैक किए जा रहे थे, इससे तो मेरा प्रिपरेशन कभी जेई की मेंस के लेवल तक में ही नहीं पहुंचेगा कभी भी। फिर जब तक वो जगते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए अपना पूरा रिसर्च लगा के अच्छी तरह ये देखोगे कौन सा इंस्टीट्यूट आपको सूट करता है, फिर उसी को फॉलो करो, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे जिन्होंने आपको माने आपसे फीस लिया और फिर आपको एक खुले प्लेटफॉर्म पे फ्री में छोड़ दिया कि जाओ पढ़ लो जिससे पढ़ना है। वहाँ पे मान लें 50 टीचर्स के आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आई विल से कि देखो इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि आप बच्चे को ऐसे खाली छोड़ ही नहीं सकते। मतलब ये तो सुसाइड है। पिछले 1-2 साल में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा है बर्बाद होते हुए, क्योंकि वो एक टीचर से पढ़ना चालू करते हैं, फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया या मज़ा नहीं आया, फिर उन्हें छोड़ के दूसरा टीचर। मतलब बच्चे को थोड़ा पता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। तो वो तो ऐसे उसने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, बस उसकी प्रिपरेशन ख़त्म हो गई। प्रिपरेशन ख़त्म मतलब कैरियर उसका चौपट हो गया। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रॉपरली रिसर्च करके एडमिशन लें, कहीं पे भी एडमिशन लें। एंड रनिंग आफ्टर टू मैनी बुक्स, या फिर बहुत सारे लोग बुक्स के लिए, तो मैं समझ में आना चाहिए कि जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा बुक्स तुम थोड़ा खोज लोगे। ये ठीक है, मेरे को केवल मैथ्स ही पढ़ाना है, 20 साल से मैथ्स ही पढ़ाना है। तो जो भी काम के क्वेश्चन होंगे, अगर तुम्हें पता है तो मेरे को भी पता होंगे। जो तुम्हें क्वेश्चन पता है मैंने शीट में नहीं डाला तो वो काम का नहीं होगा, इसका मतलब ये ठीक है। देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो अगर आपने किसी भी सिस्टम को ज्वाइन किया है तो उसी को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर तुम अपना खुद दिमाग लगाओगे, इधर उधर से मटेरियल करोगे, दिस इज द रेसिपी और डिजास्टर, ठीक है। स्पेशली टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि जहर मेरे को फ्री में मिले तो मैं खा लूँगी, चलो फ्री में तो मिल रहा है, ये ठीक है, वो हार्म करेगा तुम्हें। ये हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रेगुलर टेस्ट नहीं देते या फिर रिवाइज नहीं करते। लास्ट में आके उन्हें लगता है यार ये क्या हो गया, उन्हें टेस्ट देने की तो उनको प्रैक्टिस ही नहीं, हाथ ही नहीं चलते, उनके क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। तो रेगुलर टेस्ट जरूर दें और रिवाइज टाइम टू टाइम जरूर करें, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नॉन सीरियस फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, ये ठीक है। अब तुम भले ही कितने भी मोटिवेटेड हो, ये ठीक है, अगर घोड़ा गधे के साथ रहेगा तो गधा जो है वो घोड़ा नहीं बनेगा, घोड़ा जो है वो गधा बन जाएगा, ये पक्की बात है। उसका मतलब क्या है कि इफ़ यू आर हाईली मोटिवेटेड, यू आर स्टडिंग, बट अगर तुम 4 ऐसे हा ही करने वाले बच्चों के साथ रहो जो सीरियसली पढ़ाई नहीं करें, तो देर सवेर वो तुम्हें नीचे खींच ही लेंगे, ये पक्की बात है। मतलब जो तुम्हारा पोटेंशियल है या तो उससे नीचे परफॉर्म करोगे या हो सकता है सिलेक्शन ही ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सचेत रहें कि हमारा पीयर ग्रुप जो है, ये ठीक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आइडियली तो आपसे अच्छे बच्चे होने चाहिए, वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। बट अगर आपके जैसे बच्चे हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क। या फिर आजकल बहुत सारे बाबा बैठ गए हैं, बाबा टाइप लोग बैठ गए, तांत्रिक टाइप लोग बैठ गए हैं यूट्यूब पे, जो शॉर्टकट बताते रहते हैं, ऐसे करोगे तो 500 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे करेंगे तो 400 मार्क्स आ जाएंगे। यू शुड अंडरस्टैंड, जो IIT JEE का बच्चा है उसमें इतना IQ होना चाहिए कि ऐसा कोई शॉर्टकट होता तो सारी कोचिंग बंद हो गई होती। जो 2-2, 3-3, कुछ बच्चे तो 9 से प्रिपरेशन करते हैं, वो पागल हैं क्या? 9 से 12 तक 4 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई शॉर्टकट बता रहा है कि 1 महीने में कर लोगे। जो भी शॉर्टकट होगा दैट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज़, ये ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। हाँ, फॉलोइंग अनक्वालिफाइड पीपल, डिफाइंग लॉजिक, फॉलोइंग समवन ड्यू टू इमोशन या फैन कल्चर। मतलब आजकल ये भी हो गया कि यूट्यूब पे ये भैया हो गए, उन भैया ने ऐसे बोला। अनक्वालिफाइड पीपल मतलब अगर कोई बंदा मान लिया सेलेक्ट हो गया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो क्वालिफाइड हो गया एज ए टीचर। वो सेलेक्ट हुआ है तो उसको PCM की कुछ नॉलेज है, ये ठीक है, डेफिनेटली सेलेक्ट हुआ है तो उसको नॉलेज होगी। बट ऐसा नहीं कि वो जो कर रहा है वो सभी के लिए अच्छा हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी मीठी मीठी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें बोलते रहेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ैन हो जाते हैं, फिर उनके कोर्स लिए जब उनको पढ़ाने नहीं आता। और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने पिछले 2-3 साल में, बहुत इंस्टीट्यूट्स ने और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया कि बच्चों को ले लिया, बीच में कोर्स नहीं कराया, कुछ ये नहीं कराया, एक दिन में डॉक्यूमेंट्स दे दिए सारे, मतलब डॉक्यूमेंटेड नोट्स दे दिए सारे के पढ़ लो। इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं। तो यू शुड नॉट प्ले विद योर करियर, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। अब मेरा एक काम था बोलना, वो मैंने बता दिया। बट जैसे बोलते हैं ना कि अगर पूर्व जन्म में किसी ने कुछ पाप किए होंगे तो उसका दिमाग ये सुनेगा नहीं जो मैं बात बोलूँ, मतलब भगवान तो उसको दंड दे के ही रहेगा। तो हो सकता है कि वो बच्चा इसमें कहीं फंस जाए, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, डूज डोंट्स एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर।
फर्स्ट टाइम ड्रॉपर कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। हाँ, मतलब जिस बच्चे ने 2 साल तैयारी की है वो हो सकता है 1 महीने बाद प्रिपरेशन चालू करे, या फिर वो अभी प्रिपरेशन चालू करे, बीच में डीरेल हो जाए, वापस पटरी पे ले आए, तो उसके लिए शायद चल जाए। बट जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, जो फर्स्ट टाइम इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मेहनत करेगा, उसके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ये ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है कि हम बोलें कि चलो ये करके देखते हैं, 2 महीने बाद नहीं जमा तो कुछ और कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यू शुड रिसर्च प्रॉपरली, आराम से 1-2 हफ्ते लो, बट एक बार जहाँ लग गए उसके पीछे बस मेहनत करना चालू। जे इज नॉट ए सम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ये ठीक है। इट रिक्वायर इंटायर इको सिस्टम इन सिंक। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का केवल समेशन नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे पीसीएम का पेपर एक साथ आता है, तो अब उसमें ऐसा भी होता है कि केमिस्ट्री में मैंने 10 मिनट बचाए, वो मैंने मैथमेटिक्स में लगाए। तो अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इट इज़ नॉट सिंपली कि फिजिक्स कहीं से और पढ़ लिया, केमिस्ट्री कहीं से और पढ़ लिया, मैथ कहीं से और पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज़ कहीं और की ले ली। ये सब नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। ये ठीक है, जो भी आप रियल डिज़र्व करते हो उसके नीचे आ जाएगी रैंक बहुत ज़्यादा। तो आई वुड प्रेफर कि एक सिस्टम में हम जाएं जहाँ पे हमें पीसीएम तीनों एक जैसे, एक ही फिलॉसफी पे काम करने वाली टीम हो, एक ही जैसा वो पेपर बनाए, होमोजीनियस पेपर बनाए, कभी डिफरेंट, कभी डिफ़िकल्ट दे रहे हैं, कभी ईजी दे रहे हैं, कभी मॉडरेट दे रहे हैं, जैसा जेई में आता है उसी विज़ा विज़, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। रादर देन कि मैं फिजिक्स यहाँ से पढ़ लूँ, केमिस्ट्री उस यूट्यूब चैनल से देख लूँ, दैट इज़ नॉट डन, ठीक है। और जेई 2024 जनवरी में होगा, ये श्योर है, जैसे इस साल हुआ है। तो टाइम जो है वो कम है, जैसा हमने बताया। इस बात को हम ज़रूर ध्यान में रखें और अपनी प्रिपरेशन भी ऐसा करने की कोशिश करें कि जनवरी से एग्ज़ाम से पहले पहले मेरे को 15-20 दिन या आइडियली 1 महीना मिल जाए जिसमें हम रिवाइज़ कर पाएँ पूरे सिलेबस को, तो वो भी एक स्कोर में ज़बरदस्त बूस्ट देगा। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को हमेशा ट्रैक पर रखें। जैसा मैंने बोला कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी थ्योरी का पार्ट बन गए, तो इतना ज़्यादा है कि वी रिक्वायर सर्जिकल प्रिसीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई। ये ठीक है, कंपटीशन इज़ इंटेंस। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फ़ोटो खींच के नेट पे ढूंढते रहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, मान लिया उन्होंने जो मटेरियल दे रखा है, तो दैट इज़ सफिशिएंट। आपको क्वेश्चन ले लेके नेट पे भटकते फिर रहे हैं, वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब जो हम कोचिंग में प्रोवाइड करें, कोई बच्चा उसका 80% कर ले तो आई विल से कि ब्रावो, तुम बहुत मेहनती हो यार, मैं तो ऐसे बोलूँगा। अब कोई बच्चा उसमें अपना दिमाग लगा के टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इट इज़ नॉट डन। या फिर वो मटेरियल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टीचर का, जैसा मैंने बोला ना कि बच्चे को तो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव है मटेरियल करने के लिए कि उसको तो बस हम बताते हैं कि तू बेटा आज ये कर, आज ये कर, तू ये यहाँ से, मतलब हम जो लेक्चर देते हैं उस लेक्चर के साथ क्वेश्चन नंबर तक लिख के देते हैं कि ये क्वेश्चन करना आज के बाद ना होमवर्क में जा, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। अब बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहले वो जाए एक प्लेटफॉर्म पे, एक टीचर से पढ़े, नहीं पसंद आया दूसरे टीचर से पढ़े, ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है, ऐसे तो टाइम पास होता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी बुक सॉल्व करना जिसमें टन्स ऑफ एग्जाम्पल है, उसमें क्या करेगा बच्चा, एक बच्चे को समझ में कौन कौन से क्वेश्चन करूँ, तो हो सकता है वो फर्स्ट एक्सरसाइज करे तो उसके मॉडरेट और टफ क्वेश्चन छूट जाएं, या फिर पहली एक्सरसाइज में इरेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी टफ आ गया कभी ईजी आ गया, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। और कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, मालूम पड़ा कि कोचिंग में 4 चैप्टर खत्म हो गए, अभी वो पहले भी अटका पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं कि वाई कॉम्पिटिशन, कि कंपटीशन ही बच्चा क्यों ज्वाइन करे। तो अब उसके बारे में देखो, वैसे तो मैं हज़ारों रीज़न दे सकता हूँ, बट टाइम के कंस्ट्रेंट में मैं कुछ मेजर पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो फैकल्टी टीम है। आप किसी भी कोचिंग में मान लिया ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता होगा कौन आपको पढ़ाने वाला है, दिस इज़ ए ब्लैक बॉक्स, पता नहीं कौन आ जाए पढ़ाने के लिए। अगर टॉप बैचेस में है तो आप फेयरली श्योर हो सकते हैं कि अच्छे ही फैकल्टी मिलेंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे। बट अगर मिडिल या थोड़ा लोअर बैचेस में है तो यू नेवर नो कि फिर तो ये लकी ड्रॉ की तरह हो गया। हो सकता है कि अच्छे टीचर मिल जाएं और तीनों सब्जेक्ट में अच्छे टीचर मिल जाएं, ये तो एक सुपर लकी अगर आप होंगे तो शायद वो भी हो जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन में आपको पता है कि फैकल्टी टीम कौन है, दे आर फेयरली एक्सपीरियंस। जैसे मेरे को 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जिसमें से मैंने 12 साल कोटा में पढ़ाया है और दिल्ली में भी पढ़ाया है। तो
जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे हर सिस्टम की अपना कुछ कुछ खूबियाँ हैं, दिल्ली सिस्टम हो गया, कोटा सिस्टम हो गया, उन सब का एक्सपीरियंस मेरे को है। और ऑलमोस्ट सारे जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें मैंने HOD की पोजीशन में काम किया हुआ है। तो आई हैव ए फेयरली वास्ट एक्सपीरियंस कि बच्चों को कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों को मोटिवेट टाइम टू टाइम करना पड़ता है, या फिर उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो वो तीनों ही सब्जेक्ट में हमारे पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि आपको पहले से पता है कि जैसा मैंने बोला कि कौन कौन पढ़ाएगा। इस बैच के अंदर AL के सर फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, अमित बिजानिया सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, एंड NS सर, नीरज सैनी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है ये सारा हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस यूट्यूब पे भी कवर कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड। उन बच्चों के लिए हमने A to Z मतलब कुछ भी उसमें हमने होल्ड बैक नहीं किया है, सारा सिलेबस हमने यूट्यूब पे डाल रखा है। तो वहाँ पे आप एक आध चैप्टर पढ़ के आप यू कैन सी कि आपकी ट्यूनिंग टीचर्स के साथ अच्छी बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाई हो कि नहीं मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, एंड इस चीज़ को फॉलो करके मैं अच्छी रैंक ला सकता हूँ या CS में ला सकता हूँ टॉप IIT में, देन ओनली यू शुड टेक एडमिशन। मतलब ऐसा कोई ब्लैक बॉक्स नहीं कि फ़ीस जमा कर दी तब चिट खुल के नाम पता लगेगा कि ये फैकल्टी पढ़ाने वाला है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओपन। टीचिंग मैथोडोलॉजी आपको पता है कैसे पढ़ाने वाले हैं टीचर्स, और टीचर्स कौन कौन है ये भी आपको पढ़ाता है, ये भी आपको पहले से ही प्रायर पता है एडमिशन लेने से पहले। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। सेकेंड थिंग आई से कि ऑथेंटिक रिजल्ट्स। जो हमारा कंपटीशन है उसने 3 साइकिल पूरा किया है ऑनलाइन में, और तीनों ही साल हमने स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स दिए हैं, जो सबसे पहले रिज़ल्ट डिक्लेयर होते ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया है। आप competition.com साइट पे जाके भी देख सकते हैं पूरे 3 साल का रिजल्ट्स, और यूट्यूब पे भी यू कैन फॉलो कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी दिन वी विल ऑल्सो डिक्लेयर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले रिजल्ट का जुगाड़ करते हैं, हमारे यहाँ तो अपनी बच्चे हैं ऑफकोर्स, एक एक बच्चे का नाम देते हैं, रैंक देते हैं, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यू विल फाइंड कि वो कोई एक नंबर बोलेंगे, फिगर बोलेंगे, फिर एकदम गायब हो जाएंगे, ये ठीक है। ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं और फिर वो क्लेम करते हैं कि हमारी 100 में 500 रैंक, इतनी रैंक आ गई, 100 में पहले 100 में हमारे 500 बच्चे थे। इस तरह का जो झूठ है वो क्लियर कट किसी भी बच्चे को दिख जाएगा, इतना झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट है बिल्कुल ऑथेंटिक है। सारे जो हमने रिज़ल्ट है, जैसे मैंने बोला जिस दिन रिज़ल्ट आउट होता है उसी दिन हम दे देते हैं। कंपाइल करने में जो भी 1-2 घंटा लगता है, बस 1-2 घंटे बाद हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, ताकि सबको ये पता लगे कि हम रिज़ल्ट मैनेज नहीं कर रहे हैं, कहीं से खरीद नहीं रहे हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर, एवरीथिंग इज़ ऑथेंटिक। तो ये दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इज़ कॉम्पिटिशन मीन्स ओनली स्टडी, केवल पढ़ाई। आज की डेट में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठ के, या तरह तरह के टीचर्स ऐसे आ गए हैं जो बच्चे की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये जो बच्चा है 17-18 साल का, वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, ये ठीक है। वो हो सकता है कि उसे चुटकुले सुनने में बहुत अच्छा लगता है, शायरी सुनने में अच्छा लगता हो, बट ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उस बच्चे की जो लाइफ है काफ़ी कुछ मतलब जो प्रोफेशनल पूरा करियर है वो इस साल पे डिपेंड करता है कि ये साल उसका कैसा जाता है। तो इसीलिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और हमें पता है कि जो पूरा साल है इतना एग्जॉस्टिव होने वाला है बच्चे को। अगर कोई भी फेयर चांस उसको फेयर फाइट करनी है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव। उसका मतलब क्या है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट स्टूडेंट्स टाइम। मतलब हम हज़ारों घंटे लगा के चीज़ें और प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं कि बच्चे का हम 10 मिनट बचा पाए किसी भी तरीके से। मतलब जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम रिसर्च करते हैं कि क्या क्या पैटर्न पिछले 5 साल में पूछा जा रहा है, तो इसके बेसिस पे वो क्या पूछ सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे का टाइम बचे, उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको कहीं कोई बुक छाननी ना पड़े, किसी भी तरह की चीज़ें। ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। हमें पता है कि जो सक्सेस रेट है जेई में 10 लाख बच्चा देता है, 10,000 सेलेक्ट होता है, 1% से भी कम है। 10,000 रैंक पे हमें टॉप IIT नहीं मिलेगी, तो 0.5% है अगर हमें टॉप IIT में थोड़ी सी रेस्पेक्टेबल ब्रांच चाहिए तो जब इतना इंटेंस कंपटीशन हो तो क्लास में शायरी नहीं चल सकती, वो टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता। बच्चे को तो मतलब एक दिन में 12 घंटे पढ़ना वो कमी लगती है, उसको लगता है कि और मेरे पास टाइम होता तो मैं और पढ़ लेता। बट कुछ जगह पे यू विल सी बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में कि बच्चों को खुश रखने के लिए, क्योंकि जो बच्चा जिसने अभी तक मेहनत नहीं की है वो मेहनत से भागता है। अब मेहनत से भागते हैं तो उसको जब शायरी सुनाई जाती हैं या स्टोरी सुनाई जाती है कि ये हुआ वो ऐसे हुआ, गाने सुनाए जाते हैं क्लास में, तो उसको लगता है कि यार मज़ा तो मेरे को यहाँ पे आ रहा है। बट
उस टाइम पे तो वो बच्चा अप्रिशिएट करता है, हो सकता है कि अच्छा लगे। 2-3 साल बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी तो लाइफ ही चौपट हो गई, अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जेई वो अब दे ही नहीं सकता। तो वो जो 2-3 साल बाद जो बच्चे को रियलाइजेशन होता है, बट उस रियलाइजेशन का वो कुछ कर नहीं सकता, मतलब ही हैज़ लॉस्ट आईआईटी वाली चीज़ फॉर एवर। अब वो कभी भी उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कॉम्पिटिशन में समझते हैं। तो वी वर्क ओनली फॉर सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट, नॉट फॉर आर पॉपुलैरिटी। हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं करते। हम बच्चे को वही बताएंगे जो उसके हित में हो। हम उसको वो नहीं बताएंगे जो उसे अच्छा लगे सुनना। मतलब मैं उसको कभी ये नहीं बताऊंगा बेटा सो 6 घंटे आराम से सो, दिन में भी 4 घंटे सो, रात को भी 6 घंटे सो, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन नहीं लेगा तो हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। कितने दिनों तक उसको अंधेरे में रख सकते हैं? आई शुड टेल कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना भी टाइम अवेलेबल है, जितने भी आपने अभी तक का प्रिपरेशन किया है, जितना भी आपका आईक्यू लेवल है, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ करके करने की कोशिश करते हैं कि बेटा तेरे हिसाब से तू ये फॉलो करो तो बेस्ट रिजल्ट आए। बट हम उसको कोई भी फॉल्स होप नहीं देते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जेई तो एक एग्ज़ाम है, यहाँ पे हम ऐसी ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं बच्चे को कि जो मेहनत करे वो उसकी लाइफ लॉन्ग उसके साथ में रहे, चाहे वो जेई में जाए, चाहे एनआईटी में जाए, और किसी फील्ड में जाए, आईएएस में जाके जाए, तो भी उसको ये फ़ायदा हो इस गिल्डिंग प्रोसेस का, इस ट्रेनिंग का। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमारे यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि बच्चा जो हमारे पास आया है वो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए आया है। वो मेरे से कोई चुटकुले सुनने नहीं आया है। चुटकुले सुनने के लिए तो यूट्यूब पर बहुत सारे कॉमेडियन हैं, उनके सुनो, उससे अच्छे हम थोड़ा सुना देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका काम ही वो है। तो उनका काम उनको करने दें, हमारा काम पढ़ाना है तो हम केवल पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद डिसिप्लिन स्टडी, कोर्स कंप्लीशन। इसका मतलब ये कि पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोर्स कंप्लीट नहीं किया गया। मतलब बच्चों को बीच में ऐसे छोड़ दिया गया। कोई बैच चालू हुआ, टीचर गया, कोई दूसरा टीचर लगा दिया, उसने खींच दिया जल्दी। लाइव क्लासेस में ये सब सोच लिए, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे ऐसा हुआ है, किसी भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर निकल गए। इवन दूसरा मेंस के बाद भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे को ऐसे बच्चों ने आके बताया, और बहुत बड़ी कंपनियां, मैं उसका नाम नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, बट एक कंपनी 2-3 जो बड़े सो कॉल्ड यूनिकॉर्न बैठे हुए हैं, उन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया। बच्चे की तो लाइफ चौपट हो गई। मतलब उन्होंने किसी भी तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाए, या कुछ भी उनके साथ दिक्कत हुई है, वो तो उनकी दिक्कत थी। उनके यहाँ टीचर ने छोड़ दिया या टीचर ने कंप्लीट नहीं कराया, इसमें बच्चे का क्या दोष? बच्चे की तो लाइफ वेस्ट हो गई। ऐसे केसेस आए हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन में यू विल फाइंड कि इस तरह की आपको एक भी केस नहीं मिलेगा। पूरा कोर्स हमने टाइमली कंप्लीट कराया, डायनामिक रिस्पांस दिया है। जैसे लास्ट ईयर पता नहीं था कि फर्स्ट मेन कब होगा, ऊपर नीचे हुआ, हमने भी उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करके बच्चों को ऑप्शन दे दे कि बेटा तुम पहले मेन से पहले ख़त्म करना चाहते हो तो ये कर लो, पहले मेंस के बाद करना चाहते हो तो ये कर लो। इस तरह की हमने उनको लग के, मेहनत करके, हज़ारों घंटे लगा के बच्चों के हित में हमने इस तरह के प्रोडक्ट दिए। टेस्ट रेगुलर चलाए लास्ट तक, बिल्कुल टेस्ट अभी भी चल रहे हैं। अभी तो एडवांस का पेपर होगा, तो बिल्कुल एडवांस के लास्ट तक पेपर चलते हैं। मतलब बच्चे को हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। और बहुत सारी जगह पे एक बार कोर्स ख़त्म किया, टाटा बाय बाय जय श्री राम, ऐसा थोड़ा होता है। कोर्स ख़त्म होने के बाद भी बच्चे में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होता है, ज़बरदस्त। मैंने खुद कई सालों से ऐसा देखा है, कुछ बच्चे अपने मार्क्स डबल कर लेते हैं। पहले उनके 110 120 आ रहे होते हैं, कोर्स कंप्लीट हुआ, 2 महीने जम के रगड़ दिया उन्होंने, उसके बाद वो 220 230 तक पहुँचते हुए मैंने देखा है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट करके बच्चे को छोड़ दिया, मतलब आपने उसका पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसको अपनी हाइट तक पहुँचाया ही नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पहले से ही, क्योंकि जो हमारे यहाँ टीचर है वो ऐसे नहीं कि अभी पढ़ा रहे हैं, 3 साल से पढ़ा रहे हैं, 4 साल से पढ़ा रहे हैं। सबको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, और टॉप पोजीशंस में उन्होंने काम किया हुआ है, काम करवाया हुआ है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। तो दे नो के हाउ टू हैंडल द थिंग्स। ऑनलाइन में ये बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत है, प्लस ऑफलाइन में भी जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे इस तरह की बहुत दिक्कत है। डिस्प्रपोर्शनेट टाइम दे दिया, मतलब शुरू में एक ही चैप्टर वो 1 महीने पढ़ाते रहे, और लास्ट में 6 चैप्टर उन्होंने 15 दिन में ख़त्म कर दिए। इस तरह की हमारे पास आती है, बच्चा खुद आके बताता है जो एडमिशन लेता है कि मेरे साथ तो ये हो गया। तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पे शानदार डिसिप्लिन मिलेगा। अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसके बेस्ट, मतलब जो भी उसकी भलाई में हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर। उसके बाद ग्रेडेड मटेरियल है, मतलब जो सारा मटेरियल है वो हम देते हैं। मटेरियल इतना देंगे कि किसी बच्चे से कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब हम पहले ही बोलते हैं कि अगर आपने वो 50% मटेरियल कर लिया तो भी आपकी 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी आराम से।
क्योंकि मटेरियल तो हमें पूरा इसलिए देना पड़ता है कि 100 रैंक के अंदर वाला एक बच्चा होगा जिसने पूरी तैयारी कर रखी है, बट वो अच्छी रैंक के लिए रिपीट करना चाहता है, तो उसने तो मैक्सिमम मटेरियल कर रखा हो, तो उसको भी बिजी रखने के लिए हमें खूब मटेरियल देना पड़ता है। अब एक बच्चे को मटेरियल दो, दूसरा बोलेगा कि मैंने क्या कमी की, मैंने क्या फीस कम दी, मेरे को भी दो। तो इसलिए हमें वो मटेरियल सबको देना पड़ता है ताकि एक पार्शियलिटी ना हो, इसलिए सबको देते हैं हम मटेरियल। और पहले से बता देते हैं कि बेटा अगर तू पहली बार तैयारी कर रहा है तो तेरे से ख़त्म नहीं होगा, कोशिश भी मत करो। इसीलिए जो मटेरियल है वो पूरा ग्रेडेड है कि एक्सरसाइज 1 करो, मेंस इंश्योर हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ, एक्सरसाइज 2 करो, एडवांस इंश्योर हो जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा एज है वो करो, 500 के अंदर रैंक आएगा। इस तरह का ग्रेडेड मटेरियल है कि बच्चा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्रूव कर सकता है मटेरियल के साथ। कोई भी बुक कहीं पे भी, कोई टेलीग्राम, कहीं हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने एक बार एडमिशन लिया, तुम्हारा काम है केवल पढ़ना, बाकी सारी जो टेंशन है वो हमारी है। देन कस्टमाइजेबल स्टडी फॉर पर्सनलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे जब बच्चा ड्रॉप ईयर में आता है तो डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। मतलब कोई हो सकता है कि उसको 2 चैप्टर से बहुत फोबिया हो, तो वो उसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है। एक बच्चा हो सकता है उसको लगे कि मेरे को कोऑर्डिनेट तो बहुत अच्छी तरह पहले से आती है, तो मैं दोबारा पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो इस तरह के कस्टमाइजेशन केवल कंपटीशन में पॉसिबल है ऑनलाइन माध्यम में, जहाँ पे बच्चा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके जो भी उसके पास टाइम अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है ताकि उसकी बेस्ट रैंक आए। बाकी जगह क्या होगा कि वो ये कि एक लाल गोली सबको मिल रही है तो उसको ही मिल गई, चाहे उसको खांसी हो तो भी लाल गोली, और चाहे पेट में दर्द हो तो भी लाल गोली। मतलब एक ही बैच के अंदर बच्चा बैठा है, हर तरह का बच्चा बैठा है, चाहे किसी की कोई भी हो रिक्वायरमेंट हो, उसको तो उसी बैच में बैठ के उतने ही टाइम में कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो। एक बच्चा हो सकता है काफ़ी पहले से उसको एक्सपोजर हो, तो उसको भी उस बैच में बैठ के टाइम वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे बच्चा अगर मान लिया किसी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरह आती है तो वो उस टाइम को यूटिलाइज और कहीं कर सकता है और रैंक में सुपर जंप मार सकता है। तो इस तरह के कस्टमाइजेशन की फास्ट लेन हो गया, आईसी क्यूब हो गया, इस तरह के जो बैचेज हैं वो केवल टीम कंपटीशन के पास ही हैं। और जो भी आप अगले 1 साल प्रिपरेशन करने वाले उसका एक एक दिन यूज़फुल होने वाला है आपकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए। कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, जो भी टाइम होगा वो प्रोडक्टिव टाइम आपका यूज़ हो रहा होगा। तो दिस इज़ ए स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन। फिर डायनामिक रिस्पॉन्स टू अनसर्टेन सिचुएशन का मतलब ये है कि जैसे लास्ट ईयर बिल्कुल लास्ट में जाके उन्होंने बोला कि मेज़ अब होगा, तुरंत बोल दिया कि 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। तो हमने भी उस हिसाब से तुरंत ही, हमारी टीम ने तुरंत उसके हिसाब से रीसेट करके प्रिपरेशन बच्चों को ऑप्शन दे दे कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर लो। करना चाहते हो का मतलब क्या है कि हम बच्चे से पहले पूछते कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, पहले कितना पढ़ा है, उसके हिसाब से फिर हम सजेस्ट करते कि बेटा तू इस ट्रैक पे चल तो तेरा बेस्ट प्रिपरेशन होगा। दूसरे बच्चे को हमने उस हिसाब से दिया। तो जो भी डायनेमिक सिचुएशन से अभी भी थोड़ी डायनेमिक चीज़ अभी ये है कि जनवरी में मेंस 1 होगा, दिस इज ऑलमोस्ट सर्टेन, बट उसमें भी 5 जनवरी को होगा या 25 जनवरी को, इसके बीच भी 20 दिन का गैप है। 20 दिन में हेल एंड हेवन का डिफरेंस लाया जा सकता है रिवीजन के द्वारा। तो वो जो भी होगा उसके हिसाब से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम डायनेमिकली अपने जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकते हैं ताकि हर बच्चे को फ़ायदा हो उसके हिसाब से। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में पॉसिबल नहीं है, वो तो ये बोलते हैं हमारे यहाँ तो बस यही है, अभी कोर्स खत्म होगा, करना हो तो करो वरना चाहोगे। इस तरह की चीज़ें होती है। क्वेश्चन 8th पॉइंट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन। मतलब आपने अगर एक बार कॉम्पिटिशन में एडमिशन ले लिया, आपको किसी भी मटेरियल की कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरह का जो गाइडेंस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर 24/7। आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सारा यहीं पे आपको मिल जाएगा। चाहे वो ये हो कि कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, काउंसलिंग में कैसे करना है, फॉर्म कौन सा कब आता है, बुक्स है, टफ से टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंस लेवल के मिल जाएंगे, हर तरह की चीज़ आपको यहीं मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। WBJE का मैं प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, वी विल प्रोवाइड। UGEE का देना चाहता हूँ, वी विल प्रोवाइड। वी आर प्रोवाइडिंग एवरी ईयर, वी आर प्रोवाइडिंग। क्योंकि बच्चा एक जगह जा रहा है, वो 50 जगह ढूंढेगा, हो सकता है कोई गलत सोर्स उठा ले, उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, उसका तो जो टाइम है वो जैसे बोलते हैं डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है, एक एक मिनट उसका कीमती है। तो फिर हम क्यों बैठे हैं भाई? हम ये सारे टाइम लगाने के लिए है, चीज़ों को स्ट्रक्चर में लाने के लिए हैं, ऑथेंटिक चीज़ों को ही आपको देने के लिए हैं। हम बच्चे को थोड़ा छोड़ेंगे कि तुम अपना 2 घंटा वेस्ट करो, क्यों करो, तुम तो 2 घंटा अपना स्टडी में लगाओ, तो और रैंक अच्छी आएगी। अगर एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिया, तुम्हारी एक IIT चेंज हो जाएगी, एक ब्रांच अच्छी आ सकती है। तो बच्चे का क्यों टाइम वेस्ट करें? इसीलिए ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन बाय अस। बस
हमारी जो इंस्ट्रक्शन है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी, जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से। कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी टीम है, डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, हज़ारों बच्चों को उन्होंने देखा हुआ है, हर लेवल के बच्चों को देखा हुआ है, टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 10,000, टॉप 1,00,000, हर तरह के बच्चों को देखा हुआ है। तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। यूट्यूब वगैरह पे यू विल फाइंड के 1-1, 2-2 साल में पढ़ाने वाले बच्चे भी ज्ञान देने लगते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, या फिर कुछ बच्चे तो इवन अभी कॉलेज में वही ज्ञान देने लगते हैं जिनके पास 1-2 ही केस है, बस उन्होंने एक अपने को देखा होगा, 1-2 अपने फ्रेंड को देखा होगा कि ऐसे सिलेक्शन होता है, उसी के बेसिस वो सब कुछ जर्नलाइज करके सबको एक ही चूरन बांट रहे होते हैं कि तू ये कर लेना, वो कर लेना, विदाउट देखे कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसका एक्सपोजर कितना है, क्या क्या पढ़ रखा है, कितना उसका IQ चलता है, सबको वो एक लाल गुली पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। किसी को भी हम प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करते। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बच्चे को मीठी मीठी बातें वही बोलते जो वो सुनना चाहता है, वो नहीं बोलते जो सच है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा। स्ट्रेस ओवर इफेक्टिविटी देन पॉपुलैरिटी, ये भी उसी चीज़ का है कि हमारा जो एंगल है वो है बच्चे की भलाई। बच्चे की भलाई होनी चाहिए, चाहे उसको सुनने में अच्छा लगे या ना लगे। मैं चीज़ों को स्वीट करके नहीं बोल सकता, हम तो सीधे सीधा बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा चांस लाना है तो आपको 10-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्लासेस। ये ठीक है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं। जितना आप शॉर्टकट मारोगे उतना ही आपका रैंक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इस तरह का जो गाइडेंस है वो हम बच्चों को ऐसा देना चाहते हैं कि वो उसके लिए इफ़ेक्टिव हो। मतलब जो हम गाइडेंस देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, मेरे को तो जितना पॉपुलर होना था हो गया, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट जो बच्चा है उसके आगे तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है, उसको मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं बोलना चाहता, या हमारी टीम का कोई भी मेंबर, कि वो 5 साल बाद जाके गाली दे। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो किसी दूसरे सिस्टम में फंस गए, गलत गाइडेंस मिला, 5 साल बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ चौपट हो गई। उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट 5 साल बाद समझ में आया कि एग्जैक्टली था क्या, उसने जो मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स थे अपनी लाइफ के वो वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे जो आपको गाइडेंस मिलेगा बिल्कुल ट्रुथफुल मिलेगा, आपकी भलाई के लिए मिलेगा। फिर अदर सपोर्ट जैसे बिटसेट हो गया, बोर्ड्स हो गया, UGEE, WBEE, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ। जब तक आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वार तक नहीं छोड़ के आते आपको, तब तक आप हमारे साथ एंगेज्ड है। इवन एडवांस का पेपर खत्म होने के बाद भी आपको किसी भी तरह की चीज़ें बच्चे बात करते रहते हैं। बहुत सारे क्लब है, लास्ट टाइम हमने JEE का पेपर ख़त्म होने के बाद ऐसे ही कंप्यूटर की क्लासेस लगा दी थी, मतलब कोडिंग की क्लासेस लगा दी थी, जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं था, बस ऐसे ही फन थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, टीचर भी इंजॉय कर रहे थे साथ में। तो हमने ऐसे ही बच्चों को दे दिया कि भाई बिल्कुल, मतलब अब तो हमारी तरफ से तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है वो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं घुस जाते, बट फिर उसके बाद भी बच्चे आज भी बहुत सारे टच में रहते हैं हमेशा। तो वी विल ऑलवेज बी इन टच। तो हर तरह का सपोर्ट अभी से लेके बिल्कुल लास्ट तक यही मिलेगा आपको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट सोशल एंगल, स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे मैंने 2013 में सबसे पहले पूरा सिलेबस IIT JEE का, मतलब मैंने कोटा में पढ़ाए हुए 10-12 साल, टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए जहाँ पे टॉप 100 के अंदर बहुत सारी रैंक निकलती हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाए हुए टॉप 100 के। वो जितनी भी मेरे को नॉलेज थी वो मैंने सारी की सारी 2013 में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी, सभी बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ भी होल्ड बैक किए बिना। क्यों? क्योंकि मैं भी लोअर मिडिल क्लास से उठ के आया हूँ, तो आई वांट, मेरे को पता है कि लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चों के क्या क्या पेन रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं क्या दे सकता हूँ? पैसे तो दे नहीं सकते, बट नॉलेज दे सकते हैं जो उसके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो वो सिलेबस हमने 2013 में डाल दिया था, जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैला भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि हमने किसी पॉपुलैरिटी के लिए या वो डाल दिया, मार्केटिंग के लिए डाल दिया, हमने तो पूरा ही सिलेबस डाल दिया, ताकि किसी भी बच्चे को गांव में बैठ के भी अगर उसके पास बस बेसिक नेट है तो वो पढ़ पाए, पूरा पढ़ पाए। और आगे चल के हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी पूरा सिलेबस डाल दिया। और अगर कोई हमसे बच्चा पूछता है कि आपका पेड कोर्स में अच्छा पढ़ाया गया या यूट्यूब में पढ़ाया गया, तो आई विल से कि दोनों में इक्वली पढ़ाया गया। ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं पेड में तो थोड़ा सा अच्छा है, यूट्यूब में थोड़ा सा कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब के अंदर पूरा 100% खाली सोना है, मतलब पूरा पढ़ाया हुआ है। कोई बच्चा उसको फॉलो करे 100 के अंदर रैंक लाएगा। ऐसे भी बच्चे हैं इसी साल जिनकी मेंस में रैंक 100 के अंदर आई हुई है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं, बट वहाँ पे वो एक सब्जेक्ट से खुश नहीं है, तो वो एडवांस क्वेश्चन करने के लिए, मतलब वहाँ पे पढ़ते हुए टॉप बैच में होंगे, मतलब उससे ऊपर बैच कौन सा होगा जिसमें वो बच्चा पढ़ रहा है जिसकी 100 के अंदर रैंक है,
वो हमारे यूट्यूब चैनल से भी एक सब्जेक्ट या कोई 2 सब्जेक्ट में पढ़ रहा है एक्स्ट्रा, वो इंसाइट बनाने के लिए। तो ऐसे भी केसेस है। यूट्यूब चैनल पे यू विल फाइंड मैनी कमेंट्स कि ये पढ़ के सर मेरी 100 के अंदर रैंक आ गई, मेरी 112 रैंक आ गई। इस तरह के एवरी ईयर यू विल फाइंड केसेस। तो ये वाला जो हमारा सोशल एंगल है दैट विल ऑलवेज रिमेन देयर। तो मतलब हमारा जो प्राइम फोकस है वो बच्चा ही है, पैसा तो कुछ है नहीं। अब जैसे 2013 में हमने पूरा सिलेबस डाल दिया और भी अब बाद वाले कुछ लोग ऐसा है कि जैसे कोई भी जैसे रूल बनाया जाता है अच्छे करने के लिए, बाद में लोग उसके लूप होल निकाल के उसको फ़ायदा उठाने लगते हैं। ऐसे ही हमने कोर्स पूरा डाला। आज की डेट में काफ़ी लोगों ने सो कॉल्ड कोर्स अपने चैनल पे डाल दिया है, बट वो उसको मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ करते हैं। मतलब उसमें कोर्स में कुछ भी नहीं है, कोई सीक्वेंशली नहीं है, मटेरियल अप टू द मार्क नहीं है, बट वो उसको बस ये बोलने के लिए कि देखो हम भी ये कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में, बट वी वर द पायोनियर इन दिस फील्ड, कि जिन्होंने सोचा कि इंडिया में अगर कोई बच्चा हाई कोचिंग फ़ीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा तो ये गलत बात है, हमें उसको एक ऑप्शन देना चाहिए। और वो ऑप्शन हमने दिया है, ऑथेंटिक ऑप्शन दिया है। पूरा जो थ्योरी वाला पार्ट है पूरा हमने पढ़ा रखा है। बस आपको एक प्रैक्टिस बुक खरीदनी पड़ेगी जहाँ से आप खुद अपने लिए प्रैक्टिस कर पाओ। बस केवल इतने इन्वेस्टमेंट के साथ आप IIT दिल्ली, बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ला सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ के। तो दिस इज़ ऑल्सो वन पॉइंट टू पॉन्डर। तो दिस इज़ इट। आई होप यू विल बी कीपिंग दीज थिंग इन योर माइंड और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे 2024 में। IIT JEE की प्रिपरेशन इज़ नॉट ईजी, बट साइमल्टेनियस इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, जिसे बोलते हैं ना कि ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहोगे, प्रैक्टिकल होके, थॉटफुल होके काम करोगे, तो आराम से सिलेक्शन भी होता है। और काफ़ी सारे बच्चों का होता है। बहुत सारे एवरेज IQ के बच्चे भी आजकल IIT JEE में अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा डाइल्यूट हो गया। जैसा 20 साल पहले आता था, अब तो काफ़ी डाइल्यूट हो गया है। मैथमेटिक्स में भी डाइल्यूट हो गया है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैथ्स में तो बहुत टफ आ रहा है, पहले ही बहुत टफ आता था, बट अब डाइल्यूट हो गया, क्योंकि 30,000 तक रैंक निकालना होता है मेंस में, 10-15 हज़ार तक तो हमें एडवांस के लिए चाहिए होता है। तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं हो सकते। एक मेहनती बच्चा अगर डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करे तो उसका बहुत अच्छा चांस है JEE में सेलेक्ट होने का। तो विद दिस नोट्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जहाँ तक प्रवीण 2 की बात है, इफ़ यू वांट टू बाय दैट कोर्स, तो उसके कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है। और जो ये टाइम टेबल है उसका भी एक छोटा सा PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो यू कैन यूज़ दैट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें। केवल 1 साल सब कुछ भूल के हम पूरा झोंक तो सकते हैं अपने आप को पढ़ाई में। पूरा फैमिली, पेरेंट, सबकी एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि तकदीर बदल सकते हैं आप अपनी मेहनत करके। ऑल द वेरी बेस्ट।